ये जितना भी ट्रैप होता है, इसमें जितनी भी लड़कियां बाहर से आती हैं, इनको जानबूझ के करवाया जाता है जिससे इनका हो जाए और ये यहाँ से निकल ना पाए, ये यहीं रहें। उस लड़की के साथ जो जातियाँ होती थी उनका तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल पार्ट्स में चूना है, मिर्च हैं और उसके बाद वो मुस्टंडे जो हैं उनके। माय गॉड। सोचिए, जब गवर्नमेंट को ये सारी चीजें मालूम है और गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, तो गवर्नमेंट रोकती क्यों नहीं इन सब चीजों को? भ्रष्टाचार रोक रही है, रिश्वतखोरी रोक रही है, कौन सा काम रोक रही है कि जो इसे रोकेगी? मैंने एक लड़की निकाली, अगले दिन मुझ पर मुकदमा हुआ, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए गए, मेरे एक्सीडेंट करा के बिल्कुल जान से मार दिया गया मुझे। हर जगह इनके लोग हैं, हर जगह वो नर पिशाच हैं जो बाज की तरह पंजे गड़ाए हुए बैठे हैं। किसी कोई बच्ची फंसाओ वहाँ ले जाओ। और कितने कितने रुपए में बिकती है? दिन भर में 15 से 20 कस्टमर। 15 से 20 कस्टमर। क्या हालत होती होगी बेचारी की बॉडी की? आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटा हॉल होता है जिसमें वो लड़कियां रहती हैं और पर्दे डले हुए हैं बस गंदे से, एक एक गद्दा बिछा हुआ है। अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मुझे भी पता है और मेरे साथ क्या हो रहा है तीसरे को भी पता है। अगर उनका मैं हाइजीन की बात बताऊँ, उनके लिए बाथरूम नहीं है, वो वहीं नहाएंगी उसी चबूतरे पे, उसी पे खाएंगी बैठ के। वहीं आएगा वो कस्टमर अंदर से, वहीं यूज फेंक के जाएगा, वहीं वो थूकेगा गुटखा और गंदगी सब वहीं करेगा और वहाँ वो बैठ के ऐसे खाना खाती रहेगी। अब इमेजिन करेंगे, सोचो कि एक लड़की जिसने ऑक्सीटॉक्सिन ले लिया हो और वो 14 साल की और दिख रही हो 18-20 साल की। क्योंकि बड़ा कड़वा सा चीज मैं नहीं कहना चाहती, पर बाप रे। उसके साथ आप करें, आप 6 साल की बच्ची के साथ करें, आप 2 साल की बच्ची के साथ करें, मतलब आपको वो कमजोर दिख रहा है, उसका चिल्लाना चीखना आपको प्लेजर दे रहा है। जो ये सब करते हैं वो समाज में कैसे सफेद पोश होकर जीते हैं कि नहीं, ऐसे लोगों को जीने का। पॉडकास्ट एंड करते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा पॉडकास्ट। आज की हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है मिसेस अतुल शर्मा। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने रेड लाइट एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। उन्होंने बहुत क्लोजली बताया कि एक सेक्स वर्कर की लाइफ क्या होती है, उनके स्ट्रगल्स क्या होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होती है, इसको कैसे रोका जा सकता है और उन्होंने कैसे लोगों की जिंदगियां बदली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो मैम, आप क्या करती हैं और आपको अपना काम क्यों पसंद है? देखिए, मैं इसे काम नहीं मान के चलती हूँ। जी। ये मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। जी। ये दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इसीलिए करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जब तक जीऊँ, जी। आखिरी समय भी किसी बच्ची का हाथ हाथ में हो जिसको मैं बचा सकूँ, बस इसलिए करती हूँ और उम्र के आखिरी दम तक करना चाहती हूँ। ओके। ऐसा आपकी लाइफ में क्या हुआ था जिस कारण से आपको मोटिवेशन मिला और आप इस फील्ड में आ गई? देखिए शालीन जी, मैं अगर ये कहूँ कि मैं इस फील्ड में आई नहीं, ओके। मुझे जैसे इसीलिए भेजा कि मैं वहाँ जाऊँ। जो ऊपर वाले ने यहाँ जन्म दिया तो इसीलिए दिए कि अ, मतलब बहुत छोटे से अर्ली एज से बहुत सारे इतनी हिदायतें थी और इतनी मतलब मतलब थोड़ा मैं उद्दंड थी, ये मैं मान के चलती हूँ। तो वो रोकना कि भई उधर से गुज़रे हैं आप तो ऊपर नहीं देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे। बहुत छोटी उम्र से, मतलब 5-6 साल की उम्र से कि जब स्कूलिंग शुरू हुई और उसी रास्ते से जाना शुरू हुआ, तो ऊपर नहीं देखेंगे। अब स्वाभाविक बात है कि बच्चे में तो होगा कि ऊपर तो देख ही लें क्या है। तो वो ऐसे देखते तो फिर कोई रोकता, छोटा शहर है हमारा। तो पूछते बेटा किसकी बेटी हो? बताया कि उनकी हैं, तो ऊपर नहीं देखते। अच्छे घर की लड़की हो, ऊपर नहीं देखा करते। सीधे नीचे सिर झुका के जाओ। तो हमने सोचा ये जनरल हिदायत है, जैसे देते हैं लड़कियों को। क्योंकि आज से मैं अगर 40 साल पुरानी बात कर रही हूँ, बल्कि 45 साल पुरानी बात कर रही हूँ कि हिदायत नीचे सिर झुका के जाओ, सिर झुका के जाओ। तो वो मन में था कि उतना ही ज़्यादा बार-बार देखना। फिर एक बार पूछा अपनी अम्मा को हमने कि ऊपर क्यों नहीं देखें? उन्होंने ये सोच के कि ये ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा सवाल करेगी, तो सीधे से बस एक जवाब दे दिया कि अरे वहाँ अच्छी औरतें नहीं रहती। मैंने दूसरा सवाल उनको पूछा कि अच्छी औरतें क्यों नहीं रहती? कौन है अच्छी औरतें होती हैं? कौन बुरी औरतें होती हैं? तो उन्होंने कहा वो नाचती-गाती है, इसलिए अच्छी औरतें नहीं हैं। तो हमारे पास तो उसका भी सवाल था कि आप भी तो नाचते हैं, आप भी, हमारी चाचियाँ भी नाचती हैं, भाभी भी नाचती हैं, कोई फंक्शन होता है तो गाने भी गाती हैं, नाचती भी। फिर वो बुरी औरतें कैसे हो गई अगर ये अच्छी औरतें? किसी को नहीं आता नाचना-गाना तो उसे कहता है इसे तो कुछ आता ही नहीं है। सही बात। तो ऐसा क्यों फिर? तो उन्होंने कहा कि मेरे बस की नहीं है तेरे जवाब।
कुछ ही सोचती रहे, पर अच्छी नहीं है, ऊपर नहीं देखना बस, ये सोच के। अब वो फिर भी सोचा कि चलो देख लेंगे धीरे-धीरे, कुछ तो होगा ही। अब आज भी आती हैं, क्योंकि कभी शाम को अगर जाना हुआ बाज़ार-वज़ार अम्मा के साथ ही या घर के किसी और बंदे के साथ, तब भी कि हारमोनियम की आवाज़ वो ज़माने में आती थी। मैं अगर लगभग 50 साल पुरानी बात करूँ तो हारमोनियम की, तबले की आवाज़ें आती थी। जनरली तो ये नहीं होता था, हमें तो छोटा समझा कि 10 साल की है बच्ची, अभी इसको क्या ना ले जाएँ, बाज़ार जा रहे हैं। या हमारे यहाँ एक मेला लगता है उसी बाज़ार में, जन्माष्टमी के इर्द-गिर्द, तो जाएँ तब भी ये सब आवाज़ें आती थी। वो फिर ऐसा मन में बसा कि कुछ तो है, जिसको जानना है, और वहीं बात नहीं खत्म हुई। फिर बड़े हो गए, बड़े हुए तो इन हिदायतों के साथ ही हुए, और शायद 8th या 9th में आए, तो किसी दिन एक ऐसे ही गुज़र के जा रहे, उसी स्कूल रास्ते से तो जाना था, तो कोई खट-खट की मुझे आवाज़ जीने से सुनाई दी, यूँ ही देख लिया। ये तो डर था कि कोई न कोई दुकानदार घर में बता देगा, लेकिन ऐसे देखा मैंने तो जो लड़की उतर रही थी वो मेरे साथ पढ़ती थी, और बैसाखी से वो चलती थी। वो मुझे देख के एकदम पलट गई, वापस लौट गई, और सीढ़ी पे चढ़ने की तो मेरी कोई मंशा भी नहीं थी और हिम्मत भी नहीं थी। और फिर मैं ढूँढती रही अपने स्कूल में उसको कि वो आएगी तो मैं पूछूँगी, वहाँ तो खराब औरतें रहती हैं, तुम क्यों रह रही हो वहाँ पे? तुम क्यों गई वहाँ पे? लेकिन वो 5-6 दिन नहीं आई, शायद मुझसे छिप रही थी या क्यों नहीं आई। फिर आई तो मैंने उसको जबरन पकड़ा, और मैंने कहा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? तो मुझे लगा, आज सोचती हूँ मैं जो, कि वो शायद उम्र से पहले बड़ी हो रही थी। कुछ तो मुझसे थोड़ी उम्र में ज़्यादा थी, और उम्र ने भी उसको उसको परिस्थितियों ने बड़ा कर दिया था। तो उसने मुझे ऐसा जवाब दिया जो उस वक़्त तो समझ नहीं आया। उसने कहा कि 2 बातें हैं, कि एक तो मेरा भाग्य अच्छा है कि मैं, पोलियो है मुझे जन्म से, और मैं बदसूरत हूँ, क्योंकि वो काली लड़की थी, सांवली थी, जो उस प्रोफ़ेशन का हिस्सा नहीं है। और दुर्भाग्य मेरा ये है कि मेरी माँ यहाँ है, वो खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। तो मुझे इतना खराब लगा कि अच्छा, इस लड़की से तो बात नहीं करेंगे। ये तो खराब औरतों में है, ये तो खराब औरत की बेटी है, ऐसा लगा। लेकिन कहीं न कहीं ये कसक रह गई कि अरे, उसकी क्या गलती है? और उसे क्या करना था? अगर इसका पैर खराब ना होता और ये काली ना होती, तो इसको क्या करना था ऐसा, कि जो ये अब तो इसको पढ़ने की इजाज़त मिल रही है। फिर वो मुझे, मैंने भी उसपे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया, उसने भी कभी मेरी तरफ स्माइल भी पास नहीं की, और चूँकि वो इंटर कॉलेज था, इंटर वहाँ से किया, तो हो गए इधर-उधर। और लेकिन वहीं बात नहीं खत्म हो रही है। वो फिर दिमाग में चल ही रहा है वो अभी वो तक। सब चल ही रहा था। उसके बाद हमारी अर्ली एज में शादी हो गई, और शादी के बाद एक, मतलब बच्चे छोटे-छोटे से थे। 2 बच्चे मेरे, 1 बेटी, 1 बेटा, और बेटा 1 महीने का था, तो एक महिला हमारे पड़ोस में रहने आई कोई, और उसने फिर, ये सारी बात मेरिट में ही चल रही है हाँ, अभी। सब मेरठ में। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि जब मैं बड़ी भी हो गई, तब भी मुझे नहीं मालूम था कि रेड लाइट एरिया कहीं और भी है। क्योंकि मेरठ इसी नाम से बदनाम केवल था, जो मैं बड़ी हो रही हूँ और समझ रही हूँ, तो बस मुझे मेरी जानकारी इतनी थी कि यही है वो जगह। वो महिला मेरे, वो लगभग मेरी उस समय रही होगी 18-19 साल की उम्र, और उस महिला की उम्र 32-33 साल की थी, खूबसूरत सी एक महिला। तो मेरे बच्चे को बहुत खिलाती थी, और थोड़ा अपनापा जैसे हो गया था, तो फिर बातचीत में एक दिन उसने कहा, छोटा होने के बावजूद भी मुझे दीदी करके बुलाती थी। तो उसने कहा कि दीदी देखो, मैं ऐसे वहाँ से हूँ, और मैं धोखे से, मुझे कोई ले गया। मैं जब 5-6 साल की थी, तो मुझे कोई ले गया, और मेरे फ़ादर पुलिस में थे, उनकी रंजिश थी, और मुझे किसी ने उठा के वहाँ बेच दिया। समझ नहीं आई बात ठीक से, और फिर मैं वहीं बड़ी हो गई, वहीं सब, मतलब धंधे में मुझे लगा दिया गया। मेरे घर लौटने का तो, विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं था, इतना छोटा बच्चा। तो फिर एक दिन एक एक सज्जन आए, जिनको मैं तो पहचान गई, वो मेरे गाँव के थे, और वो मुझे कैसे पहचानते, मैं तो छोटी-सी थी तब। मैंने उनको चाचा जी बुलाया, और बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ, ऐसे है, ये वो सब, वो मान गए। सब बातें मानी कि हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है, उनकी लड़की गायब हो गई थी, ऐसे था। लेकिन देखिए, जो देह धर्म था वो उनको पूरा करना। चाचा जी कहने के बावजूद भी इस आदमी को कोई लिहाज़ थी, जो पैसा दिया है वो सब उसको करना था, और वो रोज़ आता रहा। हर दिन उसको ये आश्वासन दे के आता रहा, मैं तुझे निकालूँगा यहाँ से। इसी तरह से उसको शायद साल 6 महीने बीत गए। इस बीच उस आदमी ने ये भी टोह ले ली होगी कि भई इसके पास पैसा-वैसा तो ठीक-ठाक है, क्योंकि महँगी उनमें से आती थी वो, पैसे उसके पास थे, खूबसूरत बहुत थी। तो फिर एक दिन उसने कहा कि अच्छा, मैं अब तुझे निकाल दूँगा यहाँ से और अपने साथ रखूँगा। मैंने अपनी ट्रांसफ़र करा ली, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैंने अपनी ट्रांसफ़र यहाँ से ले ली है, तुम ऐसा करना, सारा पैसा-वैसा पता नहीं कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मेरे भी बाल-बच्चे हैं, तो कभी तुम्हें मेरे साथ ना रहने दें। तुम अपना पैसा-वैसा, ज़ेवर-वेवर सब इकट्ठा कर लो। और उस बदनीयत आदमी ने ये नहीं सोचा एक बार भी, ये तो खुद ही भाग्य की मारी है, इसके साथ क्या कर रहा है।
उसने बेचारी ने इसके भरोसे में आके, क्योंकि देखिए एक बात ये होती है कि उस दुनिया से अलग उनकी कोई दुनिया नहीं होती। सही बात है। उन्हें बाहर के लोगों का आभास भी नहीं है। उनको वही चारदीवारी में ही रहना है। वही उसी में रहना है। तो वो औरों का भी ज़ेवर इकट्ठा किया, जिसका पैसा हाथ लगा पैसा, वो काफ़ी सारा पैसा-वैसा लेके और ज़ेवर लेके आ गई और वो सज्जन मेरठ लेके आ गए। यहाँ रखा कुछ दिन तो कहाँ से लेके आए थे उनको? गोरखपुर से। गोरखपुर से, ओके। हुँ। काफ़ी समय उसको यहाँ रखा और यहाँ से उसका सब सामान-वामान, पैसा-वैसा जो भी उसके पास था, वो सब लेके एक दिन वो रफू चक्कर हो गए। रफू-चक्कर हो गए, क्योंकि वो लगभग रिटायरमेंट के नज़दीक थे। और रिटायरमेंट इस बीच उनके बेटे-वेटे आके भी कभी पीट जाते थे उसे, कभी बदतमीज़ी कर जाते थे, तो वो चले गए। से यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे, कहीं पूरब के थे। अभी बेचारी अकेली बच गई। ये अकेली बच गई। लेकिन घात लगाए तो बहुत लोग बैठे रहते हैं। ऐसे में कोई पड़ोस का लड़का था, उसने कहा कि मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, ये तो उसको नहीं मालूम था किसी को भी कि ऐसी जगह से आई है। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारा वो तो जो पति जैसा था, तो छोड़ के चला गया और मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरे घरवाले अभी तैयार नहीं होंगे, बाद में हो जाएँगे। और ऐसा कह के वो हमारे घर के पड़ोस में रह के रहने लगा। और फिर रहता रहा, उसी के पैसे पे जीता रहा, जो बाकी थोड़ा बहुत बचा था ज़ेवर-वेवर उसको बेचता रहा, उसी से ही खाना खाता रहा। अंत में ये स्थिति आ गई कि रोटी नहीं थी इसके पास। तो कह सुन के हमने पास में ही एक कारखाना था, उसमें इसको लगवा दिया कि झाड़ू-पोछा, रोटी-वोटी उनकी सब मज़दूरों की बनाती रहेगी। बेचारी वहाँ लग गई। मतलब हद दर्जे उसने कोशिश की कि मैं उस गलीज पेशे में ना जाऊँ फिर। वो करती रही और मेरे बच्चे को खिलाती रही। मतलब बहुत स्नेह उससे हो गया था। अब ये जब मैंने उससे सारी बातें पूछी तो उसने सारी चीज़ें बताई, फिर मैंने एक ज़िद पकड़ी अपने परिवार को कि इसका घर छोड़ना है इसको, इसके घर लेके जाएँगे। घर की बड़ी बहू थी, थोड़ा प्यार मोहब्बत भी थी सबको। छोटे-छोटे देवर थे, एक ननद थी। सब ने कहा अच्छा चलो भई, कह रही है तो देख लो, नहीं तो ये रोज़ वही रखेगी बवाल हमारे साथ। हम लोग गए वहाँ और आए वो, और ऐसा एक संयोग बताऊँ कि 2 बच्चे उनके साथ आए, जो हूबहू अपनी बहन की सूरत के बेटे थे। वो उनके बाद पैदा हुए, जब वो वहाँ से आ गई थी। बिल्कुल एकदम जैसे वही खड़ी हो, और बड़े प्यारे से बच्चे। ये भी हमको समझ में आ गया, वो उसने उन्हें गले भी लगाया, माँ ने भी गले लगाया, बाप ने भी लगाया, सब हुआ रोना-धोना सारी चीज़ें। हमने कहा चलो, इसको घर मिला। लेकिन उन्होंने फिर मुँह फेर लिया कि रख नहीं पाएँगे। हम क्या समाज को जवाब देंगे? हमने कहा समाज कहाँ गया? अरे 5-6 साल का एक बच्चा गायब हुआ, आज वो इतने साल बाद लौट के आई, हम आपसे कह रहे हैं कि ये हमारे घर में काम कर रही थी। मेरे परिवार इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारे घर में काम कर रही थी, हमारे साथ रह रही थी। आज जाके इसने बताया इतने बरसों के बाद। बोले नहीं, हम नहीं रखे और चले गए। गाँव से बाहर मिलने आए थे हमसे, फिर वो चले गए। और हम लोग अभी बात तो यहीं नहीं खत्म होती है। उनके बड़ा महाभारत तो मेरे घर का था। जब तो तुम ले गई हमें वहाँ मस्जिदें करके, और अब इसको कौन रखेगा? इसकी तो सारी बातें खुल गई, हमें तो कोई मोहल्ले में भी हमें 4 बातें सुनाएँगे लोग। कल हमारे बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी, क्योंकि अभी सभी मेरे देवर-नंद कुँवारे थे, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो उन्होंने मेरे घरवालों में एक मैराथन चली पूरी रात बहस, और वो सुनती रही। सब सुन के उसने रात को कभी निकल गई। फिर नहीं लौट के आई, और आई तो 1 साल बाद वो भाई दूज के दिन आई। और बड़ा अच्छे कपड़े पहन रखे थे, ठीक-ठाक फल-वल लेके आई, सब चीज़ें। फिर आके उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी, कि गोविंदा को मुझे टीका करना है। तो मैंने कि पहले ये बताओ तुम कहाँ थी? तो उसने बड़े उससे कहा कि देखो तुम्हारे समाज ने तो रखा नहीं, मैंने तो चौका बर्तन भी किए, झाड़ू-पोछे भी किए, तो मैं जहाँ से आई वहाँ चली गई। अच्छा, मेरी इतनी उम्र नहीं थी कि कोई 18-19 साल की कोई उम्र नहीं होती जो ये बात सब चीज़ें समझ सकूँ, कि उसकी क्या मजबूरी रही होगी और क्यों उस रात वो चली गई। और ये बात ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैंने कहा तो फिर मैं नहीं, ये सब उठाओ और जाओ, मैं नहीं दिखाऊँगी। मैंने बच्चा भी नहीं दिखाया। वो अफ़सोस मुझे आज तक भी है। और जब वो गई, तो उसका वापस उसने मुड़ के जो मुझे देखा है, वो मैं उसकी नज़रें कभी नहीं भूली। और अभी तो मैं थैंक्स करती हूँ इन सारी पॉडकास्ट को, जितनी भी हुई हैं, कि उनकी वजह से इतने बरस बाद, लगभग 40-41 साल बाद, मुझे ये पता लगा है कि उसके ही जो तथाकथित दूसरा पति था, उसके ही किसी परिजन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि वो मुझे वैसे भाभी बुलाते हैं मोहल्ले में, कि भाभी वो मर गई, शिट! आगरा में उनकी डेथ हुई। लेकिन सच कहूँ, मुझे जहाँ दुःख हुआ उतना मुझे सुकून भी मिला।
मुझे लगा कोई इस गली ज़िंदगी से बच क्या गई, मतलब मुक्त हो गई, जो हुआ। लेकिन वो जो फाँस थी ना, वो गड़ी रह गई, वो नहीं कभी निकल पाई। क्योंकि जब वो उसकी डेथ की तो आज पता लगी है, लेकिन जिस वक़्त उसने पलट के मुझे देखा और मुझे लगा कि जैसे उसकी आँख गीली हो, तो मेरा अचानक बहुत मुझे मैं शुरू से बहुत इमोशनल भी रही। जितना ज़िद्दी थी उतनी इमोशनल भी रही, तो मुझे वो अजीब-सा लगा है, क्या किया? कम से कम इसको बच्चे को तो दिखा ही सकती थी उसे। फिर वो उसको बस अब आप ये अगर ये कहेंगे कि फिर मेरे देवर-नंदों की शादियाँ हो गई, सब चीज़ें हो गई, परिवार हो गया, मेरे सास-ससुर भी नहीं रहे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे उसे ढूँढना है, एक बार। क्योंकि अ, मन में कहीं न कहीं था वो। हाँ, वो तो निकला ही नहीं कभी भी नहीं निकला। और मैं तो थैंक्स करती हूँ मरने वाली को भी कि उसको भगवान स्वर्ग दे, कि उसकी वजह वजह से ही मैं आज इतनी लड़कियाँ बचा पाई। और इस प्रोफ़ेशन में इतनी मुसीबतों के बावजूद, सैकड़ों मुकदमे, चोटें, एक्सीडेंट, ये सब के बावजूद और मैं टिकी रही वहाँ। तो उसी की बदौलत उसको ढूँढने के लिए मैं गई थी। मेरा कोई काम नहीं था, मुझे नहीं मालूम एनजीओ क्या होता है। 2 साल तो मैं हर दरवाज़े पे धक्के खाए, चोटें खाई और ये कहती रही कि मैं तो बस बच्चे पढ़ाने आई हूँ। जबकि मुझे तो पढ़ाने का पै भी नहीं पता। मुझे पढ़ाने में शौक ही नहीं है कभी। तो ढूँढती रही हर जगह और ये टोहती रही कि वो कहीं मिल जाए। फिर हमारे ही एक परिचित थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखो ऐसे तो चलेगा नहीं। तुम एक संस्था बनाओ और उससे थोड़ा-सा तुम्हें मजबूती ये मिलेगी। तुम कह सकती हो कि मैं इसके ज़रिए पढ़ाना चाहती हूँ, इसके ज़रिए करना चाहती हूँ। मुझे वो भी नहीं मालूम था कैसे होगा, वो उन्होंने ही सब किया। उसका गठन कराया, लोग रखे और बनाया और बस फिर मैं 96 में पहला रेस्क्यू ओके। मुझे ये बात तो समझ में आई कि आपके मन में कहीं रह गया था कि मुझे इसको ढूँढना है। बट व्हेन इट कम्स टू रेस्क्यू, आपने रेस्क्यू करना क्यों शुरू किया लोगों को? देखो, मैं ना एक उसको ढूँढने गई थी और मुझे हज़ारों में उसका चेहरा दिखा। हर इतनी जो पीड़ा से भरी हुई लड़कियाँ थीं, औरतें थीं, जिनकी कोई ज़िंदगी नहीं थी, जिनको यही नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, जीवन में उनके कुछ कोई मतलब कुछ नहीं था, कोई मनोरंजन नहीं था उनके जीवन में, कोई उम्मीद नहीं थी। तो मुझे लगता रहा यहाँ तो हर वो औरत है, तो मैं क्यों एक केवल उसी को ढूँढने के लिए मैंने 2 साल खपा दिए। इनमें से भी तो किसी का हाथ पकड़ के निकाल के उसके प्रति सुरखरू हो सकती हूँ। उसको मैं जहाँ भी है वो मैं ये कह सकती हूँ कि देखो तुम नहीं तो मैंने तुम्हारा अपना पाप धोने के लिए एक बच्ची को निकाल दिया। और उसी के तहत मैं वो पहला रेस्क्यू मैंने किया ही नहीं। इसलिए तो ये है कि उसने खुद को रेस्क्यू किया। क्योंकि मुझे वो इतना आते-जाते देख रही थी और लोगों की झाड़ खाते भी देख रही थी और वो उस समय तक मैं केवल अकेली एक मैं कर रही थी। फिर धीरे-धीरे लोग जुड़ना शुरू हुए और उसमें ये हुआ कि जब पहला रेस्क्यू किया तो बहुत मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे निकालूँगी? वो मुझसे लगातार कह रही थी, "मुझे निकाल दो।" मैंने कहा, "तुमको 17 साल यहाँ पे हो गए, बाहर कहाँ जाओगी?" "वो मुझे नहीं पता कहाँ जाऊँ, यहाँ से निकाल दो। शर्त एक है कि मेरी बेटी वहाँ पे है, इन्होंने कहीं रखा हुआ है उसको और वो आएगी तो मैं निकलूँगी, नहीं तो नहीं।" ये भी बड़ी बात थी कि अब ये कौन-सा नया है कि बेटी को भी ढूँढना है। बेटी को भी ढूँढना है, ये तो और भी कठिन है और पुलिस से मैं मदद मैंने कभी नहीं माँगी। तो ख़ैर लोकल प्रशासन से हमने मदद माँगी और उसने खुद मुझे बताया कि कैसे रेस्क्यू करना है। उसने कहा कि अपना एक कस्टमर भेजना, फ़ेक और वो उस ज़माने में भी ₹1000 देके क्योंकि उस ज़माने तक उनकी कहीं न कहीं अहमियत थी, 96 तक भी, कि ₹1000 पूरे नाइट के लिए मुझे बाहर ले जाओ। मुझ पे अब इतना भरोसा है नहीं कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी अब। क्योंकि पहली बात तो मेरी बेटी इनकी कब्ज़े में है और माँ तो माँ है। वो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी और उसने कह दिया कि सुबह 6 बजे तक मैं रहूँगी। 6 बजे अगर मेरी बेटी नहीं आई, तो फिर मैं वापस लौट जाऊँगी, वरना मेरी बेटी की जान को खतरा हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें तय करने में 2-3 दिन लगे हमें प्रशासन को विश्वास दिलाने में कि प्लीज़ एक बार देखो, उनकी तरफ भी देखो, कोई देखता नहीं है कि वहाँ कौन बाज़ार बस रहा है, बस कबाड़ी बाज़ार बस रहा है, कबाड़ी बाज़ार बस रहा है। उसके अलावा उनके दुःख, दर्द कोई नहीं देखना चाहता। ख़ैर तत्कालीन अधिकारी कुछ ठीक थे, उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ पे बच्ची थी वहाँ पे राजस्थान में किसी जगह थी, तो वहाँ पे संपर्क किया उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और कहा कि बच्ची को आपको शाम को अचानक कब्ज़े में लेना है। शाम तक हमारा बंदा पहुँच जाएगा और वो पूरी रात लेके चलेगा, रुकेगा नहीं वो 1 मिनट आपसे चाय पीने के लिए। सख्त हिदायत थी कि तुम कहीं रास्ते में भी चाय-पानी के लिए भी नहीं रुकोगे।
क्योंकि हमें नहीं मालूम वो आपका कहाँ तक पीछा कर रहे हैं। वो बंदा वहाँ से चल दिया, सब चीज़ हो गई, फ़ोन तो थे नहीं। तो लोकेट कैसे किया कि राजस्थान में है? वो तो उसको पता है ना। लड़की को अच्छा माँ को पता था कि लड़की राजस्थान में है? हाँ, वो तो पता होता है कि कहाँ है। उसको जब बुलवाना भाई ₹200 देगी मिलने के लिए और आने-जाने का खर्चा देगी तब बच्ची एक बार मिलेगी। तो वो तो उसको पता था और 17 साल कम नहीं होते हैं उस जगह में उस और अपने आप को उस अपनी आत्मा को ज़िंदा रखा कि मुझे निकलना है एक दिन। और उसे शायद मेरे में उम्मीद दिखाई दी, उसने ये किया। और उसके बाद पूरी रात हम लोग ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह से एक जगह बैठे रहे कि बूँद भी गिरे तो उसकी आवाज़ हमें आ जाए। बस ये धक-धक हो रही थी सबके उसमें कि अगर सुबह तक लड़की नहीं आई तो ये फेक हो जाएगा। लड़की वापस चली जाएगी और फिर शायद हम कभी ना निकालने की हिम्मत कर पाएँ। मुझे खुद को लग रहा था कि फिर मैं और निकालने की हूँ कभी। 6 बज गए, 6 बजते ही लड़की कहने लगी मैं वापस जाऊँगी। और तमाम प्रशासन के जो लोग थे वो सब बैठे हुए थे, ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं था। मतलब सब अलर्ट थे, चाहे अपने-अपने रूम्स में थे, कहीं भी थे। तो नहीं था तो भई हमें कभी जाना जाना ही होगा। इतने में कहीं से मतलब सूचना आती है प्रशासन के पास कि उन्होंने बवाल कर रखा है महिलाओं ने और वो थाने में रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि फलाना-फलाना आदमी हमारा लड़की को ले गए रात भर के लिए और लाया नहीं। आधा घंटा बीतने के 6:30 बजे बीतने तक। लड़की कहने लगी मैं नहीं चाहती आपके बंदे पे भी कोई आँच आए, आज नहीं कल वो उसे कहीं न कहीं धर लेंगे। अच्छा ये है कि मुझे जाने दो, भेज दो मुझे और यही छोड़ के आएगा ताकि इसकी कोई वो ना आए। बड़ा फिर भी हम बड़ी रिक्वेस्ट करके और 10 मिनट रुक जाओ, इसे तो हम झेल जाएँगे। वो अधिकारियों ने कहा कि भई हम बैठे हैं, कोई मुकदमा नहीं होगा इसके खिलाफ और इसकी आइडेंटिटी फेक है, जो वहाँ दी गई है। तब तक वोटर कार्ड ये सब चीज़ का बहुत चलन नहीं था। वोटर कार्ड नए-नए बनने शुरू हुए थे। ख़ैर ठीक 7 बजे वो बंदा पहुँच गया लेके, जो गए हुए थे 2-3 लोग, वो भी प्रशासन के हिस्से थे। और बच्ची को देख के जो माँ-बेटी का था वो तो एक अलग ही था। लगा मुझे कि ये बड़ा सुकून का है और उसके प्रति मैंने हाथ जोड़े कि तुम जहाँ भी हो, खुश रहो। तुम्हारी वज़ह से मैं आज एक लड़की को निकाल पाई और वो मेरी ऐसी उम्र नहीं थी कि जिसमें इतनी समझदारी या इतनी सब चीज़ों को मैं झेलने के लायक हूँ। लोगों ने मुझे कहा भी कि कुछ भी हो सकता है। अब मैंने कहा कुछ भी हो। एक बंदी के साथ हो गया तो मेरे साथ हो जाएगा तो कौन-सी बात है। बस फिर वो सिलसिला चल निकला। अब दोनों माँ-बेटी अच्छी हैं? हाँ, अच्छी माँ की भी शादी हुई, आइडेंटिटी तो छिपाते हैं, वो प्रशासन की तरफ से हुई उसकी शादी, अच्छे से हुई और अब तो बेटी भी बड़ी हो गई, पढ़ लिख के हो गई, उसकी भी शादी हो गई। बहुत बढ़िया, 96 की पुरानी बात है ये। बहुत बढ़िया, बहुत पुरानी हाँ, बात है। बहुत तो आपने मेजरली जो-जो वर्क करा है अभी तक, तो आपने मेजरली मेरठ एरिया में करा है या इधर अपने जीबी नहीं, रोड वगैरह में भी किया है? नहीं, जीबी रोड में मैं अभी मैंने शुरू किया है, जी, नया-नया और मैं सोचती हूँ कि मेरे घर में कॉकरोच भरे पड़े हैं, वो नहीं साफ कर पाई तो दूसरे के मैं क्या करूँगी? और बहुत अरसे तक तो मुझे पता ही नहीं था कहीं और भी होता है। मैं तो सोचती थी मेरा शहरी क्यों ऐसा है कि जिसमें ये एक ऐसा बाज़ार है कि स्पेशली ऐसा बाज़ार है कि जहाँ औरतें रहती क्योंकि धीरे-धीरे असलियतें भी खुलने लगी थी। और अगर मैं सच कहूँ तो 94 में मैंने वहाँ शुरू किया और 96-7 का दौर ठीक-ठाक था। लेकिन 10 साल बीतते ना बीतते वो बदलाव मैंने देखा है कि मैं सोचती हूँ कि मैं सबसे भाग्यहीना एक महिला हूँ इस पूरे धरती की कि जिसने अपने सामने वो बदलाव देखा है। जो कल नाचती थीं, गाती थीं, अच्छी उनकी आवाज़ें थीं, गज़लें थीं और फिर वो कैसे देह व्यापार में बदला। वो सब की मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। ठीक है। तो ये जितनी भी लड़कियों को लेके आते हैं देह व्यापार में, ये लेके कहाँ से आते हैं? देखिए, लेके आने का कोई फ़िक्स नहीं है। ओके, फ़िक्स ये मानिए कि ट्रांज़िट पॉइंट क्या है? कहाँ से निकलेंगी लड़कियाँ? लड़कियाँ नेपाल से भी आती हैं। लोगों को ऐतराज़ है। देखिए, मैं अभी कहूँ कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा मेरठ खराब है, तो क्या मेरा पूरा मेरठ खराब है? नहीं, एक बाज़ार है, अगर एक लड़की मेरे मेरठ की जाके वहाँ चली गई, तो क्या मैं पूरे मेरठ की लड़कियाँ बर्बाद हो जाएँगी उससे? नहीं, लेकिन लोगों को ऐतराज़ है मेरे पॉडकास्ट से कि आप हमारा नाम लिया। बहुत लोगों ने मुझे धमकी दे रखी है कि हम आपके खिलाफ मुकदमा कराएँगे। करा दो भैया। अगर तुम्हें ऐसा ही है, मैं तो मुकदमों की आदी हूँ। मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप गंदगी पे मिट्टी डालेंगे, क्या वो बदबू नहीं देगी फिर भी? बिल्कुल देगी। देगी ना। आपकी बच्ची खतरे में है। मैं खुद कह रही हूँ कि अब तक राजस्थानी महिलाओं का मात्र सत्तात्मक परिवार होते थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी नानी, माँ और बेटी की बेटी इस तरह चलता था। और पुरुष तो ऐसे ही शराब पी, कहीं ताश खेले, कहीं इस तरह की चीज़ों में थे। और एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो लोग जबरन नहीं था। अगर कोई राजस्थानी लड़की नहीं करना चाहती उनके भेड़िया परिवारों की भी, तो वो नहीं आएगी। वो शादी करे और शादी के बाद बहुएँ बहुत इज़्ज़त के साथ रखते हैं वो, बड़े घूँघट में, पर्दे में उनकी तरफ यहाँ आती भी हैं तो कोई मर्द उनकी तरफ झाँक भी नहीं सकता। तो ये उनका सिस्टम था। लेकिन मैं उसी बदलाव की खामी हूँ कि मेरे सामने देखते-देखते बाहर की लड़कियाँ आना शुरू
उस समय तक थी, पर 10%। लेकिन धीरे-धीरे मैं उसका भी अपने आप को मानती हूँ दोषी कि पढ़ा तो नहीं पाई, लेकिन ये इच्छा उनमें जागरूक की कि मुझे एक दिन समझ आया कि मैं इनको निकाल के, जब तक मैं 2-3 लड़कियाँ निकाल चुकी थी, इनको निकाल के कुछ हासिल नहीं है। शादी हो जाएगी, कहीं चली जाएँगी, ठीक है, बाकी का क्या? फिर आती जाएँगी क्योंकि ये वो तो नहीं आएँगी, लेकिन हुँ। बाकी का क्या? बाकी फिर मुझे ये समझ आया कि इनके बच्चे हैं। अगर ये बच्चे कहीं न कहीं पढ़ लिख लेते हैं और मेन स्ट्रीमिंग में जाते हैं, तो इनको शर्म आएगी कि ये हमारी माँ है। फिर वो इन्हें निकालेंगे और बेटे-बेटी के कहने से तो माँ जाएगी बाहर, हर हाल में जाएगी। तो मैंने वो फिर किया कि भई मैं खुद नहीं, यहाँ कहाँ तक पढ़ोगे, मैं स्कूल में एडमिशन कराती हूँ। मेरे सामने बड़ी दिक्कतें आई एडमिशन की भी। पता लग जाए कि बाप का नाम ही नहीं पता है। 25 नाम बता रही हैं मुझे, ये लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो। बड़ी दिक्कत है। फिर वो समझ जाते, स्कूल रिजेक्ट कर दें, नहीं रखेंगे हम इनको। अगर मतलब हमने फिर मेरे पास एक ही रास्ता था कि और फिर दूसरा उन्होंने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें पढ़ाना ले जाओ, पढ़ा लो, जहाँ तक पढ़ाना है। ये बड़ी समस्या थी। पैसे कैसे इकट्ठे किए जाएँगे इनको पढ़ाने के लिए? और अगर रोज़ यहाँ आते रहे, क्योंकि मैंने एक बच्चे को देखा कि वो बेहतर स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन वो तो वही गालियाँ दे रहा है, जो वहाँ के कस्टमर दे रहा है। उसी तरह से वो अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा है कि देख वो आ गया, भेज दे लड़कियाँ। ऐसे बोल रहा है। ये तो सब तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है, वो खुद ही पैसा खर्च कर रही थी। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं लोगों से भीख माँगूँगी और हॉस्टल्स में बात करूँगी। अब सीधे। सबसे पहला अगर मैं कहूँ कि जब एक बच्चा मैं एडमिशन कराने गई, उसी बच्चे का जिसको मैं कह रही हूँ कि वो गालियाँ दे रहा था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि उसको हॉस्टल में कमरा वो देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा अगर इस बच्चे ने बता दिया कि इसकी माँ वहाँ है, यहाँ सब तो लोग जो इसके साथ कोलैब करेगा, उस बच्चे का क्या होगा? वो तो अपने घर बताएगा और धीरे-धीरे सारे पेरेंट्स आ जाएँगे और नामचीन कॉलेज हैं, स्कूल हैं, तो हमारे तो स्कूल बर्बाद हो जाएँगे। तो मैंने कहा आपका स्कूल नहीं बर्बाद होने दूँगी, जो होगा देखा जाएगा। मेरे एक परिचित थे, उनके भाई का बच्चा वहाँ एडमिशन हुआ था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखो ना ये बात करेगा, उस बच्चे को समझा दिया था और ना ये इससे पूछेगा कुछ, इसके कमरे में इसको जगह दो। वो उसी के साथ उसने 12th की। हालाँकि बाद में उस बच्चे को पता लग गया था, लेकिन ये बातें सब किसी से नहीं की गई और धीरे-धीरे कुछ हमने भी किए, कुछ पीआईएल डाली, कुछ और लोगों ने डाले। उसका नतीजा ये हुआ कि फिर माँ का नाम भी आप डाल सकते हैं। अगर पिता का नहीं डाल रहे हैं, तो माँ का नाम भी आप सिंगल मदर भी डाल सकती है अपने में। उससे हमको थोड़ा-सा बेनिफिट मिला। हमने उन बच्चों को हमारा मकसद ही ये था कि वो बच्चे खुद से अपनी माँओं को निकाल के लाएँ। हालाँकि बहुत बड़ा बर्डन हो गया था। मुझे लोगों से बहुत पैसा और रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी। जहाँ वो एक बच्चे का साल भर का 1.5 से 2 लाख रुपए ले रहे हैं, वहाँ उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कम ले कैसे लो करो, हमसे। 50-25 ले लो, 50 ले लो। कभी वो भी नहीं दे पाती थी। लेकिन थैंक गॉड धीरे-धीरे वो सब चीज़ें मैनेज हुई और फिर मुझसे सवाल नहीं पूछे लोगों ने। वो कह ओके। रहे धीरे-धीरे दे दो। ये मैंने ये सुना है कि ये जितना भी एक ट्रैप होता है, इसमें जितनी भी लड़कियाँ बाहर से आती हैं, इनको जानबूझ के प्रेग्नेंट करवाया जाता है, जिससे इनका बच्चा हो जाए और ये यहाँ से निकल ना पाएँ, ये यहीं रहें। हाँ, क्या ये बात बिल्कुल, सही है? बिल्कुल। देखिए इतना हमने ये सब किया कि भई प्रिकॉशन वो रखें। बार-बार उन्हें कहते रहे कि भैया देखो बिना प्रिकॉशन के मना कर नहीं दो। करना, मना कर दो। बस नहीं मिलेगा एक दिन तुम्हें खाना, कोई बात नहीं। मालकिन मारेगी मार लो, लेकिन मना कर दो। मगर जो लड़की नई आई है और जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, मैं तो उसे अभी पहचान भी नहीं पा रही। मुझे तो अभी पता भी नहीं है कौन बच्ची आई। अगर नई को मैं पहचान लूँ तो मैं तुरंत ही ना निकाल दूँ। मुझे तो अब आदत हो गई थी कि मार खाने की भी, गालियाँ खाने की भी, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उस लड़की के साथ जो ज़्यादतियाँ होती थी, उनका तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसको पहली बार बिल्कुल कोई यूज़ नहीं क्या करने दिया ज़्यादतियाँ जाता होती था। थी? मतलब मारते हैं, पीटते देखिए हैं, क्या करते हैं? मारने-पीटने को तो आदमी सहन कर सकता है, लेकिन इंटरनल पार्ट्स में चूना है, मिर्च है और उसके बाद वो मुस्टंडे जो हैं उनके दलाल, वो उनके साथ उस सेक्स में, तो वो सब चीज़ें इतना खराब होती हैं कि वो हर उम्मीद छोड़ के, हर उम्मीद छोड़ देती हैं। कुछ नहीं है उनके पास फिर। उनके अगर आप मुरझाए चेहरे उस समय देखें ना, दिल में हौल हो जाती है। ये हमेशा लगता है कि अगर हमारा बच्चा होता तो उस चीज़ ने मुझे कभी वापस नहीं लौटाई। बहुत बार पैर वापस हुए कि ये नहीं सुन रही हैं, ये तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उसने मुझे फिर से वहाँ पहुँचा दिया कि किसी न किसी मासूम का चेहरा सामने आता और वो मुझे फिर वापस नहीं आने देता। तो जब गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें मालूम है और गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, तो गवर्नमेंट ये सब चीज़ों में कुछ काम क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट रोकती क्यों नहीं इन सब चीज़ों को? कौन से बुरे काम को रोकने का काम करती है गवर्नमेंट? भ्रष्टाचार रोक रही है, रिश्वतखोरी रोक रही है,
कौन सा काम रोक रही है कि जो इसे रोकेगी? उनका उनका तो एजेंडा ही नहीं है। अभी चुनाव होंगे 27 के, आप देख लेना किसी के भी एजेंडे में आया हो कि सेक्स वर्कर्स के लिए, उसकी तो कैटेगरी नहीं है। आप थर्ड जेंडर को आप मान्यता दे रहे हैं, फिर आपने इनको वर्कर क्यों कहा? आप इन्हें वर्कर कह रहे हैं। वर्कर का मतलब जो काम के बदले पैसा ले, है ना? और आपने खुद अपने आईटीबी एक्ट में कह रखा है कि ये यौन कर्मी या सेक्स वर्कर हैं। तो जब वो सेक्स वर्कर हैं, वो काम के बदले का पैसा ले रही हैं, सब अपने श्रम का पैसा लेते हैं ना? जी, मजदूर कर रहा है वो भी अपने श्रम का। जी, आप कहीं अब हाई-फाई उसमें सीईओ हैं, जी, तब भी अपने श्रम का पैसा ले रहे हैं, जी, वो भी अपने श्रम का पैसा ले रही हैं। जी, तो फिर वो आपके एजेंडे में क्यों नहीं है? सही बात है। जब आपको सारी एक कंपनी में आप काम करेंगे, आपको सारी सुविधाएँ देने का वायदा करेगा वहाँ का मालिक, तो फिर इनको कौन देगा? इनका मालिक कौन है? उन मालिकों पे, उनके जो ये खैर-ख्वाह हैं, उन पे क्यों नहीं दबाव ये होता कि इनकी भी सारी चीज़ें करो? बहुत मुश्किल, मेरी ये साथी है, जो मेरे दुख-सुख के सब में है हमेशा से, इसके बनवाए हुए उनके पास वोटर कार्ड हैं, इसके बनवाए आधार कार्ड हैं, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाती है जगह-जगह। लोग कहते हैं, "नहीं, नहीं, इनका नहीं बन रहा।" इनका क्या जन्म प्रमाण पत्र है? लेकिन बनवाए सब जाति सह के, प्रशासन की भी जिल्लत झेल-झेल के। लेकिन आकाओं को तो कुछ नहीं है। अभी जाएँगे, अभी चुनाव आएँगे तो बहन जी हमें वोट देना, और फिर वो बहन जी रहती नहीं। बस वोट के लिए आप करें क्योंकि वोटर कार्ड हमने बनवा दिए। हमारी ये भी गलती है, राशन कार्ड बनवाए हमने, लेकिन बाकी तो और कोई चीज़ नहीं है। दैट्स व्हाट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ घंटों में ये सब चीज़ें खत्म हो सकती नहीं हैं। देखिए, घंटों में बात खत्म करने की नहीं है शालीन, खत्म करने की बात ये है कि आप उनका पुनर्वास करें। खत्म करने को राइट, तो मुझे भी कोई देर नहीं लगती। मैं एक शिकायत लगाई किसी ने, किन्हीं सज्जन ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हाई कोर्ट में एक अपील लगाई और उसको डिमोलिश करा दिया मेरे यहाँ का 2018 में। नतीजा क्या हुआ? वो गाँव में, घरों में, सारे पूरे शहर में बस रही हैं। तो आप क्या कर लेंगे? अब जाके उनके साथ मैं रेड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि उनका प्रेमिसेस है, वो उनका घर है। किसी के घर में तो नहीं। अब ये तो कानून में, आईटीपी एक्ट भी नहीं कहता कि आप किसी के घर में नहीं कुछ भी कर सकते, सही बात है। है ना? वो होटल नहीं है, वो कोई धर्मशाला नहीं है कि जहाँ गलत का, सार्वजनिक स्थान पे यदि इस तरह का गलत काम हो रहा है, तब वो आईटीपी एक्ट काम करता है। घर में नहीं करता है ये काम। तब फिर आप, अब तो वो घरों में बस गई, आपने पुनर्वास की तो बात ही नहीं सोची, और आपने एक पीआईएल डाली और आपने हाई कोर्ट के आदेश से माननीय इसको डिमोलिश करा दिया। तो क्या मतलब, आप सोचते हैं कि पीछा छुड़ाना, जैसे मुझसे पीछा छुड़ाना है, एक मुकदमा लगा दो। अभी मैं कल किसी में गवाही दे के आई हूँ, और उन्होंने मुझसे कहा कि जो उनका वकील था, कि क्यों मैं ये क्यों ना सोचूं कि आपने अपने एनजीओ को लाभ पहुंचाने के लिए और इस व्यक्ति पे मुकदमा कराया। मैंने कह सकते, क्योंकि वो आदमी है रिक्शा चलाता था, और जितना रिक्शा चला के कमा के आता था वो मेरे एनजीओ में दान करता था। मैंने कहा वैसे बता सकते हैं कि 2010 में वो रिक्शा चला के कितना कमाता था दिन भर में? तो मुझे खैर सरकारी कोर्ट ने कहा कि छोड़िए, ये सवाल पूछे ही जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? वो सवाल, एक आदमी दिन भर में 500 रुपए कमा के, रिक्शा वाला, शाम को अपने बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा, अपनी बीवी का नहीं भर पा रहा, और उसे कोटे पे भेज जाता है। और आप कह रहे हैं कि जी वो तो उसकी बीवी ही नहीं थी। किस कानून की, आप अंदर की गंदगी में जाएँगे ना, तो ना शाह पहलू हैं ये कानून के, कि जिनकी इमेजिन आपने कभी की भी नहीं होगी। उनकी आपने कल्पना भी नहीं, सोचा भी हो, आपकी सोच से परे काला है। सोच से परे। आज आपने पट्टी हटा दी। अब देख के कर रहा है कानून काम। बताइए? मुझे 10 बार लोग फ़ोन करते हैं, पुलिस वाले फ़ोन करते हैं, मैडम आप पे मुकदमा हो रहा है। हो जाए भैया, कह क्यों रहे हो? कर लो, तुम्हारा अधिकार बनता है। और हुए हैं, चाहे वो बाद में खारिज होते रहे वो अलग बात है, लेकिन मुकदमे तो हुए। मैंने एक लड़की निकाली, अगले दिन मुझ पे मुकदमा हुआ। मेरे हाथ-पैर तोड़ दिए गए, मेरे एक्सीडेंट करा के बिल्कुल जान से मार दिया गया मुझे, खत्म कर दिया गया। फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि उसने मुझे फिर वहीं खड़ा कर दिया, और उसके, मैं एक्सीडेंट से खड़ी हुई हूँ, और मैंने अप्रैल में, ये जिसमें कल गवाही दे के आई हूँ, अप्रैल में लड़की निकाली वो। मैं, उसके बच्चे और वो महिला। किसकी बात करेंगे? लोगों के पास जब पति बेच जाए, उसके बाद कौन है? सही बात है। उसके बाद तो कोई और रहा नहीं। माँ-बाप ने तो गरीब था, जैसा भी था उससे ब्याह दी, और अब कानून कहता है कि वो तो उसका पति ही नहीं था। मेरे पास तो सबूत नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश लाके जाके लाऊँ कि भई ये पति था या नहीं था। लेकिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है। ये उन्हीं सज्जन के मुँह से निकला, कह रहे अब तो वो पैरालिसिस हो रहा है उसको, तो रटी पेशाब भी उस पे ही करता है, बिस्तर पे। तो दे दी ना भगवान ने सज़ा, देंगे, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है, ज़रूर देगा। यहाँ ना दें आप, ना प्रशासन दे, ना कानून दे, और वो देंगे। और मैं इन महिलाओं की सज़ा की हामी कतई नहीं हूँ। इन महिलाओं को क्यों सज़ा? ये तो पीड़िता हैं, ये कहाँ से एक्यूज़ हैं? वो हैं जो इन्हें ला के बेच रहे हैं, सही बात है। है ना? और
आज अगर मैं कहूँ तो मैं भी हूँ, क्योंकि अगर उनके बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरणा ना पाते, अगर वो पढ़ लिख के कामयाब ना होते, तो बाहर से लड़कियां ना आती। अब तक तो उन्हीं की लड़कियां थी ना, जो नाचने गाने के पेशे में थी, उसमें थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, टीवी आया, उसके बाद और सीरियल्स आए, और रही सही कसर अब ओटीटी ने पूरी कर दी। वहां कौन जाएगा? क्या देखना चाहते हैं? उन्हें आप अश्लील कह रहे हैं, उन्हें आप गंदी औरतें कह रहे हैं, मुझे एतराज है। वो कौन है जो ओटीटी पे इस तरह का परोस रहे हैं? सेंसर नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है। क्या आप कहना चाहते हैं? एक बार आप ये, लोगों ने मुझसे कहा कि अगर ये ना हो तो बलात्कार बढ़ जाए। कुछ भी। बिल्कुल, भला बड़ी अच्छी बात है। अब क्यों हो रहे हैं? हो तो नहीं रही, मेरे यहाँ का तो साफ हो गया, फिर क्यों हो रहे हैं? 2.5 साल की बच्ची, 8 महीने की बच्ची, बच्चा इतना छोटा, 3 महीने की बच्ची। 3 अभी महीने की रिसेंटली बच्ची, मैंने एक सुना अभी। था। तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? वो महिलाएँ क्या आपकी डस्टबिन है? क्या अपनी गंदगी आप वहाँ डाल के आएँ, ताकि आपकी बच्चियाँ सेफ रहें? ये कौन-सी बात होगी? नहीं, आप इस गंदगी में जाएँगे जितना, उतना बदबू आएगी। इसको कोई नहीं साफ करना चाहता, कोई नहीं करना। मैं ये नहीं कहती कि ये बाज़ार हटा दो। मैं ये कहती हूँ उनका पुनर्वास करो, उनकी जगह पे करो, उनको सिखाओ काम, उनको रोज़गार दो, उनके बच्चों को रोज़गार दो। लेकिन आप नहीं करते। एक महिला के लिए मैं रोज़गार आंगनवाड़ी माँगने में मुझे पसीने आ गए, इसको और मुझे, हम झाँकते रहे दर-दर कि भई इसको आंगनवाड़ी हो जाए, हाई स्कूल पास थी वो, उसको बहका के लाया गया था। हुआ नहीं, क्योंकि इसके पास यहाँ का कोई पहचान पत्र नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? पहचान पत्र लेके भागेगी कोई लड़की, है या नहीं है उसके पास? हाई स्कूल का सर्टिफ़िकेट हम दे रहे हैं, और क्या पहचान पत्र चाहिए आपको? नहीं हुई इसको आंगनवाड़ी। तो ये रैकेट चलता कहाँ से है? कोई इसका माफिया है जो पूरा बैठ के इन रैकेट्स को देखिए, चलाता है? इनका कैसे कोई चलता है? माफ़िया नहीं है। ये बड़ा मिथक है कि कोई एक होता है जो इनका माफ़िया नहीं होता, ये सब बकवास है। हर आदमी माफ़िया है। जो वहाँ लड़की बेच के जा रहा है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे सिंपली मैं एक बात कहूँगी, एक लड़की मेरे शहर की, बिल्कुल आपके और मेरे शहर के बीच की। लड़की, मुझे किसी ने, वो अचानक ये हुआ, कई बार ऊपर वाला मेरे साथ ऐसे करता था कि वहाँ बाज़ार लगता है नीचे, साप्ताहिक बाज़ार, अब नहीं लगता। तो मैं ऐसे ही निकल के जा रही थी, और जो वहाँ का सबसे बड़ा पिम्प था, वो उतर के आ रहा, पता नहीं क्या, उसने मुझसे नमस्ते करी, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, एक वो मेरा धुर विरोधी, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, बहुत उड़ रहा है, एक दिन काटूँगी इकट्ठा, ये कह के मैं चल दी। उन्होंने कहा, "दीदी रुको, रुको, रुको।" कहता मुझे जीजी था, बिल्कुल हमारी जो लोकल लैंग्वेज में, "रुको।" मैंने कहा कुछ कहेगा, रिक्शा वाला रोका, जीजी को वहाँ छोड़ आया ऑफिस से, ₹20 उसको दिए। मैंने कहा मैं दे दूँगी, चली जाऊँगी, ना, 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 रख लो, दे दिए। पता नहीं उसको क्या, या ऊपर वाले ने क्या किया, मैं पहुँची नहीं कि उससे पहले वो मेरे ऑफिस पहुँच गया। मैंने कहा तू क्यों आया? अभी तो वहाँ मिल गया था मुझे। जीजी एक लड़की आई है, मैं नहीं जाऊँगा, आप ले आओ। वहीं बता देता, वहाँ नहीं बता सकता। चलो ठीक है, फिर से मैं दोबारा गई। लड़की को देखा तो लड़की, कैसे कपड़े, जो झाड़ू पोंछे वाली वो भी अच्छे पहन के आती है। बहुत गंदे से फटे से कपड़े, और सिर पे दुपट्टा सा ओढ़ रखा उसने। जब मैं लड़की को लेके आई, उतार लिया मैंने वैसे उसे आराम से। मैंने कहा बेटा तू कैसे आई यहाँ? मैं मीडिया ट्रायल के बिना करती नहीं कोई भी। मीडिया को मैंने बुलवा लिया था। बोली वो जो मेरे से शादी करने को कह रहा था, उसने मुझे बिठाया, और वो ऐसे करे जा रही थी, ऐसे, ऐसे, ऐसे बार-बार। मैं समझती थी कि ये इसकी वो है थोड़ी, अंदर से इसको एजिटेशन हो रहा है। मैं बहुत देर हो गई जब वो हाथ को ऐसे ही करेगी, मैंने कहा ये दिखा पहले क्या है हाथ? देखा तो मैंने ₹20 थे। अब समझो उसकी कीमत ₹20 थी। उस आदमी ने ₹20 दे दिए कि रिक्शे वाला तुझसे पैसे नहीं लेगा, और ये मेरे लिए शॉकिंग था कि ऐसा भी है। उसके बाद मैंने रिक्शे वाले फोकस किए कि रिक्शे वाले वहाँ बिना पैसे के लाके छोड़ देते किसी को भी, कि तुम उतरना बस से, टिकट दे दिया हाथ में, मेरठ उतरना, कोई भी रिक्शे वाला मिला उससे कहना मुझे कबाड़ी बाज़ार जाना है, वो छोड़ देगा तुम्हें, तुमसे पैसे नहीं लेगा, और ये ₹20 रख लो। वहाँ मेरी मौसियाँ रहती हैं, किसी भी कमरे पे चढ़ जाना, चली जाना, वो रख लेंगी तुम्हें। मैंने उससे कहा बेवकूफ़ लड़की, तुमको दिखा नहीं है क्या है? तो बोली नहीं, लड़कियाँ तैयार हो रही। मैंने सोचा इस कदर सीधी और भोली लड़की थी, मैंने सोचा ये शादी है कोई। अरे बाप रे! तो मैंने कहा फिर? बोली वो ना, वो जो लड़का था, मैं पहले, मेरे मम्मी-पापा एक एक्सीडेंट में मर गए, और हम 3 बहन-भाई थे। 1 में बहन थी, 2 मेरे भाई। मेरी बुआ ले आई हमें। तो बुआ ने भाइयों को तो पढ़ाया-लिखाया ठीक-ठाक, जो भी पढ़ाया, वो छोटा-मोटा काम कर लेते हैं, कोई खराद-वराद का। उनसे तो अपनी बेटियों की शादी हुई उनकी।
और मैं तो किसी काम की नहीं थी। तो मैं वो धोबी थे कि मैं वहाँ कपड़े-वपड़े धोती हूँ, बस इसी में मुझे एक लड़का मिल गया और वो हिंदू था। लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का था। उसने कुछ दिनों की मुलाकात के बाद मुझे ये कह दिया कि देख मैं तेरे से शादी नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे घरवाले कभी तैयार नहीं होंगे, तेरी बुआ तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मेरे घरवाले नहीं रखेंगे और मैं भी कामयाब नहीं हूँ, तो मैं कर नहीं सकता और इतने दिन तू इंतज़ार नहीं कर सकता। बेचारी वो चुपचाप क्या बोलती? तो ऐसे में देखिए अभी जो आपने सवाल पूछा मैं उसका अब जवाब दे रही हूँ। कोई माफ़िया नहीं है। ऐसे में वो लड़के ने कैप्चर किया उसको, जो इस तरह के घूमते रहते हैं और उसने कहा देख लिया तूने इन काफ़िरों से प्यार करने का नतीजा? मैं तेरे से शादी करूँगा। मुझे पता है तेरे साथ क्या-क्या ज़्यादती हो रही है, लेकिन यहाँ नहीं करूँगा और 3 दिन फुसलाया केवल उसे, चौथे दिन की ज़रूरत नहीं थी। 3 दिन में उसको बस में बिठा के कबाड़ी बाज़ार भेज दिया था। वो तो अच्छा है कि मुझे वो आदमी ना मिले और मैं उसको इस तरह ना कहूँ, तो शायद वो लड़की नहीं मिलती मुझे। कोई इनका माफ़िया नहीं है, हर जगह इनके लोग हैं, हर जगह वो नरपिशाच हैं, जो बाज की तरह पंजे गड़ाए हुए बैठे हैं। किसी कोई बच्ची फँसाओ, वहाँ ले जाओ। और कितने-कितने रुपए में बिकती हैं ये? 10-20 हज़ार रुपए से लेके बस ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार, इससे ज़्यादा इनकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत ही नहीं है। क्योंकि वो आमदनी का ज़रिया ही नहीं वहाँ रहा। वो तो बस बिकने का ज़रिया है। कोई क्या है 200-250 रुपए किलो एक आदमी दे के जाएगा। उसमें बहुत सारे लोगों का है देना, सब हैं उसमें हिस्सेदार। दिन भर में 15 से 20 कस्टमर 15 हो, से 20 कस्टमर, क्या हालत होती होगी बेचारे की बॉडी की? वो तो मतलब भाई बॉडी जो नहीं है, वो तो मशीन है। मशीन है वो, को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, जीवन और जी नहीं है, नर्क है। उनका स्टेट ऑफ माइंड तो कुछ मतलब समझ में नहीं आता होगा उनको नहीं, तो। उनको कुछ नहीं समझ आता। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे मान लो मैं बैठी हूँ या ये बैठी है और ऐसे लड़कियाँ नीचे सामने यूँ लाइन से बैठी हैं। अचानक जीने में आहट होती है और जीने ऐसे हैं कि एक जीना 2 तरफ खुलता है। मतलब एक दूसरे कमरे पे, एक इधर वाले कमरे और वो ऐसे ही एक छोटा हॉल होता है, जिसमें वो लड़कियाँ रहती हैं और हॉल के इधर-उधर केबिन, छोटे-छोटे पर्दे डल के। केबिन कोई हाई-फाई केबिन नहीं, पर्दे डले हुए हैं बस गंदे से, एक-एक गद्दा बिछा हुआ है। अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मुझे भी पता है और मेरे साथ क्या हो रहा है तीसरे को भी पता है। तो ऐसे भाग के जाती हैं मतलब कोई प्रॉपर रूम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कि भाग के जाती हैं सारी लड़कियाँ आहट होते ही और क्योंकि उन्हें अपने आप को एक्सपोज़ करना है कि मैं या मैं, किसको और वो कस्टमर जिसके हाथ वो पुताई करके आया हो, वो कहीं खराद का काम कर आया हो, वो कहीं पेंचर लगा के आया हो, वो कहीं और वो शायद नहाया भी नहीं, शायद उसके कपड़े इतने गंदे उनमें से बास आ रही है और वो अपने आप को फुल मेकअप करने के बाद में उसको एक्सपोज़ कर रही हैं कि मैं। किसी उसकी और सिर्फ कल्पना ₹100 ₹200 वो के लिए। कल्पना हाँ, वो कल्पनातीत हैं ये चीज़ें कि जिनको आप सुन रहे हैं, मैं महसूस कर पाई हूँ, देख पाई हूँ कि ये जीवन है। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि कैसे हालाँकि मुझे देख के वो थोड़ा संकोच करती हैं। वो ये करती थी कि भई नहीं, नहीं जा, अभी नहीं, मैडम बैठिए, अभी नहीं। हालाँकि उन्हें 100 गालियाँ मुझे अंदर से देती होंगी, एक कस्टमर चला गया, दूसरा पता नहीं कब आएगा। तो आप नीचे पुलिस पिकेट है, सामने सीओ ऑफिस है, पुलिस के 2 बंदे गश्त करते हैं। काहे लिए करते हैं भई? रोको ना कस्टमर को, वो तो कहती हैं कि हमारी तो दुकान है। नहीं आएगा आपका कस्टमर, आपके घर का भाई, पति बेटा नहीं आएगा, तो हम तो बर्तन मांजेंगे किसी के, मज़दूरी करेंगे कहीं, कुछ तो करेंगे पेट भरने के लिए। सही हम बात है, थोड़ी उन्हें घरों से निकाल के ला रहे हैं। सही बात है। और आप इससे भी ज़्यादा अगर मैंने तो अभी शुरू किया, किसी ने मुझे वीडियो भेजी है, मैं खुद हैरान हूँ उस वीडियो को देख के कि इतनी गंदगी, किस दुनिया में जी रहे हैं? क्या दिखती नहीं? दिल्ली में किसी को नहीं दिखती जीबी रोड पे क्या हो रहा है? हर जगह कबूतर की तरह से आँख बंद कर रखी है कि बिल्ली हमने कबूतर आँख बंद कर ली कबूतर ने, अब बिल्ली उसको नहीं खाएगी। खा रही है आपके समाज को ये प्रथा अंदर-अंदर खा रही है, आपकी बेटियों को और जिनको नहीं हो रहा है, उनको लग्ज़री जुटाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जिनको अगर मैं कहना शुरू करूँगी तो शायद आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। वो एक अलग दुनिया है। इस दुनिया से दूर, यहाँ का काला अंधेरा जो सच है ना उसको आप उसको कल्पना में भी नहीं ला सकते। बहुत हद तक मैं कहती हूँ कि संजय लीला भंसाली ने वो बनाई फ़िल्म, मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने उसको 80% लगभग नज़दीक और मैं समझ नहीं पाई कि उन्होंने ये कैसे सारी चीज़ें कहाँ रिसर्च की हैं, कहाँ क्या किया है। लेकिन वो जो उनका साड़ी पहनने का स्टाइल
इतना पल्लू रखना और वो थोड़ा-सा ऐसे घूम के चलना, वो बिल्कुल उनकी मालकिन की आदत हो जाती है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं थर्ड जेंडर का एक अलग स्टाइल है, लेकिन उनका एक अलग स्टाइल हो जाता है। उस तरह की साड़ियों को पहनने का, जैसे हम लंबा पल्लू रखते हैं, अगर हम सिर भी ढकें, तो हमारे हाथ तक आ जाए, वहाँ नहीं इतना रखेंगे। आप फिर से देखिएगा एक बार गंगूबाई को सेम है। और वो जो गंदे कमरे मुझे नहीं लगता कि उनमें कभी झाड़ू भी लगती है। इक्का-दुक्का को छोड़ के, जो बहुत पूजा-पाठी महिलाएँ हों उनको छोड़ के और बाकी में तो कभी मुझे झाड़ू मतलब मैं अगर उस बेंच पे बैठती हूँ तो पहले ऐसे देखती हूँ, कितनी मिट्टी है यहाँ, कितनी गंदगी है। क्योंकि वो जो आके बैठ रहे हैं, वो अगर अभी किसी के यहाँ चिनाई करके आए हैं, मज़दूरी करके आए हैं, उनको कोई वो फ़र्क ही नहीं मिट्टी पड़ता। नहीं झड़ी कहीं से। और उसको सबसे सुंदर लड़की चाहिए, सबसे हिस्ट-पुस्ट लड़की चाहिए। और उसका प्राइस कितना होगा? ₹100 ₹200? 200 ₹250 बस, ₹300 बहुत ज़्यादा किया तो, इससे ज़्यादा। कोई ठीक-ठाक पैसे वाला वहाँ क्यों आएगा? उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा खुला पड़ा है बाज़ार, कहीं भी चले जाओ, लड़कियाँ मिल जाएँगी, कॉलेज की हैं, सब जगह की हैं। कहाँ आप? किस उस दुनिया में कोई जाना नहीं चाहता। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि कैसे चली जाती है? जैसे बहुत बुज़ुर्ग कोई में थे कि जो मतलब सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और मुझसे थोड़ा लगाव भी रखते थे। भई तू बता, तू कैसे चली जाती है? एक बार हमें दिखा के ला। इस शब्द से मुझे एतराज़ है। क्या दिखा के लाऊँ? नुमाइश है वहाँ, बाज़ार लगा है, क्या चीज़ है? अरे नहीं, नहीं एक बार जाना चाहते हैं, तू कैसे चली जाती है? मैंने कहा चलो ठीक है, चलो। गए सज्जन हमारे साथ और वो सज्जन नीचे ही रह गए, हम तो ऊपर चले गए। जब मैं वापस आई तो धूप में पसीने-हाल, अरे भैया तू तो चली गई और मैं तो खड़ा रह गया भई। मैंने क्यों कहा शर्म आई इसलिए ऊपर जाने में? मैंने कहा तुमको शर्म आई है, तुमको लगा ये कि वहाँ एक औरत है और मेरे लिए वो बहन-बेटी, इसलिए नहीं आ पाए। तुम सोचते कि वहाँ मेरी एक बहन भी हो सकती है, एक बेटी भी हो सकती है, एक माँ भी हो सकती है, तो आप निसंकोच आते ऊपर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरी ज़िंदगी में आए जिनको मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन एप्रिशिएट करूँगी, कि जो हमारे साथ गए और चूँकि वो सरकार से बंधे थे, तो हमारे साथ गए और मेरे पास उनकी फ़ोटो भी है कि वो उन्होंने इतने प्यार से उनके सिर पे हाथ रखा और उन्हें ज़रा भी संकोच नहीं हुआ। सबको बड़े अच्छे से फ़ोटो खिंचाने में भी उनको संकोच नहीं हुआ और ना ऐसा लगा मुझे कि उन्हें ज़रा भी हेजिटेशन हो रहा ऊपर जाने में। चले गए और आ भी गए। किसी ने तो उनको नहीं कह दिया, ठीक है? और इससे भी बुरा बताऊँ कि 98 में मुझे ये लगा, 4 साल मुझे काम करते हो गए थे। थोड़ी आंतरिकता भी उन लोगों से हो गई थी कि कुछ इनका कला उभारती हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं कैसे इनको मेन स्ट्रीमिंग में लाऊँ। मैंने कुछ महिलाओं से बात की, मैंने कहा तुम गाती अच्छा हो और तुम नाचती अच्छा हो, कुछ करते हैं। वो बड़ी खुश हुई सब। सबकी तैयारियाँ शुरू हो गई और मीडिया ने इतना मुझे एप्रिशिएट किया कि रोज़ रिहर्सल की खबरें छपी। आज रिहर्सल इस कमरे पे हो रही थी, इस कमरे पे और कोई कस्टमर नहीं। टोटली इनकार किया गया कि कोई नहीं। कार्यक्रम की हमने तैयारी पूरी कर ली और हमें उम्मीद थी कि मुश्किल से 100 लोग आएँगे। पर हमने 1-2 विधायक बुलाए और डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर बुलाए और इन्हीं के लिए एक तैनात होते हैं रेस्क्यू ऑफिसर। उन सज्जन को भी बुलाया और भी कुछ लोग थे और शहर के जाने-माने लोग भी थे। रेस्क्यू ऑफिसर तो नहीं आए क्योंकि उन्होंने तो रेस्क्यू करना ही नहीं, कभी करा ही नहीं। वो तो कोई रेस्क्यू ऑफिसर आज तक कोई रेस्क्यू नहीं किया। ये पोज़ीशन होती है कि हाँ, रेस्क्यू वो ऑफ़िसर जिला बोलते हैं। रेस्क्यू ऑफिसर ही होते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर आए, उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट भी किया और हमें उम्मीद नहीं थी कि 100 लोग भी आएँगे लेकिन हज़ारों लोग आए। हॉल के हमें दरवाज़े खोलने पड़े, बहुत लोग आए और वो इतना मीडिया ने इतना लिखा कि उन्हें ऊँचा पीढ़ा देने की एक ईमानदार कोशिश और बहुत अच्छा लिखा, सबने बहुत एप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम किया और गज़ब उन्होंने गाया और अपने आप अपनी पीड़ा भी बताई, सब चीज़ें बताई। मुझे लगा है कि उम्मीद की किरण है कि ये इस राह पे चल निकलेंगे कि इनकी कला को बढ़ावा देते हैं। लेकिन उसके नतीजे अब सुनिए आप। सबसे पहले तो जिला प्रोबेशन ऑफिसर को मात्र ₹20 की रिश्वत लेने में जेल भेजा गया। वो क्यों गए वहाँ? पुनर्वास होना ही नहीं है उनका, है ना? मतलब कार्यक्रम में क्यों शामिल हुए इसलिए हुँ, दिक्कत थी? बिल्कुल। कि बट उन्होंने मुझे कहा वो तो पब्लिक वो है उसमें क्या हाँ, दिक्कत मुझे थी? नहीं मालूम था, मैं जब उनसे मिलने गई मैंने सुना कि अरे! जेल चले गए? मैं जेल गई, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, तो वो बहुत रोए। इतना रोए वो कि मैं मतलब मुझे हालाँकि उसी बीच के बाद से हमारा इतना अच्छा संबंध हो गया था उनसे।
मैंने कहा सर अगर मेरी वजह से ये हुआ तो मैं ही आपको निकालूंगी। ये नहीं, तुलसी बिल्कुल इस दिमाग में मैडम रखो मत। मैं चाहता हूँ, इन्होंने भेजा ना मुझे जेल, 20 रुपए की रिश्वत दिखाई कि मैंने विधवा पेंशन बनाने के लिए 20 रुपए लिए। इतनी भी मेरी वो गिर नहीं गई। क्लास 1 ऑफिसर हूँ, गजेटेड ऑफिसर हूँ, इतना भी नहीं गिर गया। लेकिन जिस लिए मुझे भेजा, मुझे दिन-दिन धमकाया गया तुम वहाँ नहीं जाओगे। मगर मैं उसी के लिए पोस्टेड हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊँगा? उनके पुनर्वास के लिए करूँगा ना मैं जो भी मैं कर सकता हूँ। और मुझे जेल का कोई वो नहीं है। हालाँकि ज़मानत हुई, सब चीज़ें हुई, मगर वो 2-3 दिन भी उनके लिए बड़े कष्टकारी थे। कोई उनको नौकरी से तो तुम हटा नहीं सके, वो फिर भी वहीं रहे और उन्होंने हर जगह मुझे एप्रिशिएट किया। अगर अब मैं हूँ आपके साथ, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो, मुझे इससे अब मैं समझ गया हूँ कि प्रशासन में भी लोग कितने गंदे और जलील हैं। बस। अब वो रिटायर हो गए हैं, आज तक भी आते हैं, मेरे घर भी, मेरे ऑफ़िस भी, सब जगह आते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं जब मानसिकता ये हो कि जो उठे, भाई मुझे जेल तो नहीं भेज सकते थे, मुकदमे तो करे ही 50, कचहरी में तो रोज़ खड़ी ही रहती हूँ। कुछ उनकी गवाही देने जो उन पे मैंने करे हैं, कुछ अपने लिए। तो दबाओ, कैसे दबा सकते हो? जितना ज़्यादा तो क्यों इसका मंशा क्या है? मंशा ये है कि ये बाज़ार बंद ही नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो छोटे तबके का आदमी है, वो वहाँ चला जाए और बड़े के लिए तो खुला है, पूरा आसमान खुला है। जो हालत चल रही है लग्ज़री जुटाने के लिए, जैसे मुझे नहीं मालूम था कि अच्छा मैं बीच में आपसे एक सवाल जी, जी, पूछती हूँ। जी। आप जानते हैं इसको रेड लाइट एरिया क्यों कहते हैं इन्हें? माफ़ी चाहता हूँ, नहीं जानता। नहीं जानते, कोई नहीं जानता। लोग बात करते हैं रेड लाइट एरिया। अरे रेड लाइट एरिया क्यों है वो? अब समझिए ये अंग्रेज़ों का है। चौकन्ने रहो वहाँ जाके, ऐसे ना, समथिंग ना। नहीं तो? ये अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जहाँ-जहाँ आइडेंटिफाइड, एक तो जहाँ कैंट एरिया बड़े, वहाँ रेड लाइट एरियाज़ हैं, आइडेंटिफाइड। ओके। इलाहाबाद, मेरठ, दिल्ली, आगरा, मुंबई, कलकत्ता। हुँ? और वहाँ पे थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने क्या किया था, एक लैंप पोस्ट लगाया एग्ज़िट और एंट्री पे, और वो 8 बजे रेड लाइट हो जाती थी उसमें। लाल बत्ती उसमें जलती थी दोनों तरफ। इसका मतलब अब आपके लिए अलार्मिंग है कि आप चाहें तो चले जाएँ, वरना आपकी इज़्ज़त तो खतरे में है ही। सेम ऐसे कि जब आप रेड लाइट पे रुकते हैं ना, इसलिए रुकते हैं कि आगे जाएँगे तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा, चालान भी हो जाएगा और गैर कानूनी भी है। तो वही रेड लाइट को उन्होंने फ़ॉलो करते हुए वहाँ लगाए कि ये तीनों चीज़ें, ये गैर कानूनी भी है, ये आपकी इज़्ज़त को भी खतरा है और आपके जीवन को भी खतरा है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि आपको जाना है कि नहीं जाना। अच्छा, तो हुँ। जो एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग ये उस समय भी था और उस एरिया के बाद उन्होंने वहाँ पे रेड लाइट लगा दी कि 8 बजे के बाद अगर आप जा रहे हो तो आपकी इज़्ज़त को खतरा है। खतरा है, इसलिए इसका रेड लाइट एरिया रेड नाम लाइट पड़ा। एरिया, वहीं से पड़ा। उससे पहले रेड लाइट एरियाज़ नहीं थे। उस समय लोग कहते थे इनको दाल मंडी ज़्यादातर, क्योंकि ये भी एक बड़ा सच है कि जहाँ ये बाज़ार हैं, वहाँ नीचे दाल मंडी है। मेरे शहर में भी है, बनारस में भी है, कलकत्ता में भी है, वहाँ दाल मंडी है। और आप पूरा जीबी रोड चले जाइए तो पूरा का पूरा बाज़ार दाल मंडी इन द सेंस कि हर तरह का मसाला, सब चीज़, पूरा यहाँ भी फर्नीचर का मार्केट है पूरा का पूरा, लोगों को दिखता नहीं है। तो वो केवल उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से लगाए थे, लोग नहीं जानते। तो किस मतलब प्रशासन में भी अगर किसी से आप पूछ के देख लो रेड लाइट एरिया क्यों कहते हैं? नहीं मालूम। किसी आईएएस से भी आप कभी पूछ के देख लें, नहीं जानते क्यों। सैनिकों के लिए भी लगाया हुआ था उन्होंने कि सैनिकों का प्रवेश निषेध है। और वर्दी पे तो पूरी तरह से पाबंदी थी, वर्दी में तो कोई नहीं जाएगा। और बिना वर्दी गए तो भैया तुम्हारे लिए खतरा है। तुम देश के लिए भी तुम खतरा हो सकते हो कि तुमने शराब पी के या कोई नशा करके अगर उनसे कोई लीक की है कोई बात, हो सकता है तुमसे लीक करा ले। तो वो देश के लिए भी तुम खतरा बन जाओगे, तब तुम्हारा भी जीवन खतरे में है। तो इसलिए इनको रेड लाइट एरियाज़ कहा। पर हमारी जो हदें हैं ना, वो वहीं खत्म हो गई। जैसे मैंने चौराहे पे देखा कि मेरा तो सीओ ऑफिस ये है ना? और एग्ज़िट पे कुछ नहीं है, एंट्री पे सीओ ऑफिस, सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है। 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, पुलिस वाले दिन-रात गश्त कर रहे हैं। काहे के लिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे रेड लाइट समझ आ रही है, मुझे सैनिकों का प्रवेश निषेध समझ आ रहा है, पर ये पुलिस क्यों? और ऊपर से मुझे ये कहना, अरे मैडम आपको पता लग जाता, हमें तो पता ही नहीं लगता कब आई लड़की। कैसे जबकि पता तुम लगे? हमसे ज़्यादा रिसोर्सफुल हो। रिसोर्सफुल हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम चाहो तो एक दिन में सब काम हो सकता है। जितनी खबरी तुम्हारे पास रहते हैं उतने खबरी तो आपके पास भी नहीं होंगे। हमारे पास भी नहीं है। और हमें तो हमेशा ही खतरा बना रहता है कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि जो हमको भी खबर दे रहा हो और उनको भी दे रहा हो। वो भी हमारे लिए खतरा होता है। और पुलिस वाले देखिए ना, अगर कुछ चीज़ होती है
और अगर कुछ हाई प्रोफाइल केस है या मीडिया शामिल है तो 2 से 3 दिन के अंदर केस सॉल्व, है ना? लेकिन मैंने 2 काम किए। एक तो मैं देखो मीडिया को लोग भ्रष्ट भी कहते हैं और भी सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन मैं अपने शहर की मीडिया को थैंक यू करती हूँ। उस ज़माने में जब वहाँ लोकल चैनल भी नहीं तो दिल्ली से भी जा के जी न्यूज़, सहारा ने हमेशा मेरे इंटरव्यूज़ किए और मेरे हर कार्यक्रम में खड़े रहे। उनके लोकल स्ट्रिंगर भी, अखबार वाले भी और तमाम चीज़ों को धता बता के उन्होंने। अगर एक पेज पे ये छपा कि संकल्प के पे ये मुकदमे हुए, तो अगले पेज पे लिखा कि संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल। ये भी किया क्योंकि ऐसे-ऐसे मामले हमने निपटाए कि जिनमें 17-17, 18-18 दिन से लड़की गायब, इनको लड़की नहीं मिली और हमने मात्र 2-2 घंटे में लड़की इनको दी। मंशा फिर वही बात आ जाती है कि मानसिकता नहीं है कुछ करने की। हाँ, ठीक है देखो, अरे देखो वहाँ रेड लाइट एरिया में ढूँढ आओ, एरिया अधिकारी निर्देश, कौन जा रहा है रेड लाइट एरिया में? तुम रोज़ ही तो आ रहे हो, उसकी फ़ोटो लेके घूमोगे तुमको बता देगा कि वो यहाँ तो है लड़की छुपा के रखते और हैं। छुपा के रखेंगे। वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देंगे, ट्रांज़िट हो जाएगी लड़की तो क्या कर लोगे तुम? वो नहीं है। और देखिए मतलब ऐसी-ऐसी घटनाएँ उस जगह पे होती हैं कि जिनके लिए कबूतर हो जाता है पूरा प्रशासन, नहीं देख रहे, हमें तो दिखा ही नहीं, इनको दिखता है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छी महिला के रूप में प्रशासन मुझे जानता है। मुझे तो हमेशा ये लगता है कि मुझे तो बेच के चले जाते हैं। पिछला अधिकारी अगले को बेच जाता है, इस खतरनाक औरत से दूर रहना, बस। खतरनाक क्यों? आप तो मतलब अरे उनके लिए अगर तो आप कुछ खतरा अच्छा है। काम कर रहे हो तो वो नहीं, खतरनाक हो गए हाँ, आप। बिल्कुल, 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 वो बिल्कुल। और यही उनकी बहन-बेटियों के साथ हो जाए तो? और वो खुद कर रही हैं जो, मैं कह रही हूँ तुम्हारी नहीं सही, लेकिन हाई प्रोफ़ाइल ज़िंदगी जी रही हैं लड़कियाँ। आप कभी देखते हैं क्या? मुझे समझ नहीं आता कि मेरे शहर की लड़की तो पढ़ने जाएगी बैंगलोर और बैंगलोर की लड़की आएगी मेरे यहाँ। मेरे शहर का लड़का पढ़ने जाएगा चंडीगढ़, रोहतक और इधर पंजाब और उनका लड़का यहाँ आएगा पढ़ने। मुझे तो समझ नहीं आता भई ये क्या बात है? मेरा शहर तो एजुकेशन हब है। फिर अपनी बहन-बेटियों को मत करो, कहो काउंसलिंग में कहो नहीं जी हमें तो अपना ही शहर चाहिए। तुम चौगुना खर्च करके वहाँ भेजते हो, उन्हें हॉस्टल की प्रोवाइड कराओगे, खाना प्रोवाइड कराओगे और वो पढ़ेगी वहाँ। फिर आप देखने नहीं जाते क्या हो रहा है? पूछ नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं, माँ-बाप की हिम्मत नहीं है कि आप फ़ोन चेक कर लें उनका, उनको देख लें भई आप क्या कर रहे हैं, उनके रूम में चले जाएँ कि आप क्या कर रही हैं। लड़कों को भी नहीं पूछ सकते आप, लड़कियों को भी नहीं। तो उन्हें क्यों खराब औरतें फिर? मुझे सख्त ऐतराज़ है इस बात पे कि उन्हें क्यों? क्योंकि एट द एंड सब ह्यूमन ही है ना। एक अगर कोई जैसे अभी आपने धोबी की बात करी, अगर धोबी है तो काम सही है। वो अपनी एक दाल बेच रहा है वो काम सही है। कोई कारोबार कर रहा है वो काम सही है। तो अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है और अगर वो फोर्सफुली अगर वो उस देह व्यापार में गई तो वो भी तो ठीक है। एक तरह से काम गलत है बट वो मेहनत कर रही है ना। कर रही है ना। आपने तो नहीं अपने बचाया ना शरीर उसे। बेचा ना उसने बट आप पैसा क्या दिया आपने? आपने क्या ये दे दिया कि नहीं, नहीं तुम ये काम नहीं करोगी, चलो हम तुम्हें किसी और काम में लगाते हैं। मैंने हज़ार लोगों से पूछा अपने यहाँ के कि तुम ये कहते हो कि ये अपनी मर्ज़ी ये निकल नहीं सकती। अभी मुझे इस पे भी लिखते हैं सब इंस्टा पे भी। अरे वो निकल नहीं सकती, वो जानबूझ के करना चाहती है। कौन बेवकूफ़ है कि पिटेगी और 10-10, 15-15 वो करेंगी जानबूझ के कि जो 10,000, 20,000 रुपए एक रात का ले रही हैं और फिर भी शरीफ औरतें हैं। एग्जैक्टली मतलब हैं? कोई एक बंदी जिसको छोटी सी जगह पे रह रहा है उसको कोई हाइजीन नहीं है कोई ढंग से खाने कुछ को नहीं मिल है, रहा खाने को नहीं है। नशा करवा रहे हैं प्रताड़ित करवा रहे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि वो एक अच्छी लाइफ जी रही है। अच्छी लाइफ़ जी रही है, आपको ये लग रहा है। लोग इस तरह से कहते हैं मैं अगर उनका मैं हाइजीन की बात बताऊँ, आपने गंगूबाई का ज़िक्र किया। गंगूबाई आपने देखा होगा कि वो एक चबूतरा है और उसपे वो नहा रही है ना? पर्दा डला हुआ है। ये चबूतरा हर जगह है, हर कमरे की पहचान है ये चबूतरा। उनके लिए बाथरूम नहीं है, टॉयलेट है लेकिन बाथरूम नहीं है। वो वहीं नहाएँगी, उसी चबूतरे पे, उसी पे ही खाएँगी बैठ के और कोई जगह नहीं है उनके बैठ के खाने के लिए। वहीं आएगा वो कस्टमर अंदर से वहीं यूज़्ड कंडोम फेंक के जाएगा, वहीं वो थूकेगा गुटखा और गंदगी, वो सब वहीं करेगा और वहाँ वो बैठ के ऐसे खाना खाती रहेगी। अब इमेजिन करेंगे, क्या बीत रहा होगा? और अगर अगर आपको प्रॉब्लम है इन लेडीज से तो फिर इनको आप और किसी इसमें शिफ्ट करो करो ना शिफ्ट कहीं, आप मदद करो ना फिर। कोई नहीं करता। 100 सवाल पूछे जाते हैं और मैं एक मुकदमा लिखाने पूरी रात मुझे तंग करेंगे। मैं चली जाऊँगी, अरे मैडम अभी आना पड़ेगा, यहाँ तो ये लाइन गलत होगी। अरे तो देख लो कोई रात है, दिन है, कुछ नहीं। क्योंकि उन्हें तो ये परेशान करना है आपको। परेशान करना ताकि मैं अगली बार ना करूँ और मैंने बहुत रेस्क्यू ऐसे ही किए फिर। मैंने तो हवा भी नहीं लगने दी। मीडिया के थ्रू मैंने क्या ताकि मुझ पे कल उँगली ना उठाएँ, ट्रायल कराया और लड़की को भेज दिया। कई बार माँ-बाप बुलाए, मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर लड़कियाँ जो मेरी गई हैं, वो फैमिली में गई हैं, अपनी में। उनके परिवार की एक्सेप्टेंस करके और मतलब पहले परिवार बुलाया, उन्हीं की सुपुर्दगी में दी। अभी हम हाइजीन की इनके बारे में बात कर रहे थे। हुँ। ये तो समझा कि कितनी बुरी स्थिति में रहना पड़ता है इनको
कि जहाँ साफ-सफाई नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है। इनकी अगर हेल्थ की बात करें, तो क्या ये लोग कुछ हेल्थ के ऊपर कुछ ध्यान दे पाते हैं? इतना टाइम मिल पाता है उनको? देखो वो ना दें, कुछ समय तो हम लोगों ने जबरन भी किया कि रूटीन में उनको ले लेके गए कि चलो हॉस्पिटल जाओ, अपना चेकअप कराओ। ऐसा तो नहीं क्योंकि जब तक बहुत ज़्यादा नहीं था कि भई ये प्रिकॉशन ले, ऐसे ही कस्टमर आया तो पैसे के लिए कर दिया जैसे भी जो भी करना। लेकिन फिर धीरे-धीरे हमने कंडोम्स-वंडोम्स का वितरण शुरू किया और उनको भी लग गया कि भई ये तो हमारे लिए हो रहा है। तो बिल्कुल चाहे दिन भर में एक भी कस्टमर ना माने, लेकिन उन्होंने फिर बिना प्रोटेक्शन के उनके साथ किसी के साथ भी बैठने से इनकार कर दिया। और फिर रूटीन में हो गया कि वो हर महीने चेकअप के लिए जाती हैं। अब उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, भई जाओ। क्योंकि केवल एक एचआईवी पॉज़िटिव होने का ही खतरा नहीं है, बहुत सारी और ऐसी यौन रोग होते हैं कि जो उनको लगते रहते हैं। एसटीडी सेक्सुअल हाँ, हाँ, ट्रांसमिशन हाँ, डिसीज़ेज़ होती वो हैं। सब हो जाती हैं। तो उनकी वजह से भी और वो रूटीन में जाती हैं। और अपना अपनी साफ-सफाई का भी जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भई आप डिटॉल्स रखें अपने पास और दूसरे तरह की हैं चीज़ें, उनको रखें ताकि आपको कोई ऐसी दिक्कत ना आए। और जिसके साथ उनको देखिए बच्चा उनको करना है ये उनकी अपनी अ, है। इच्छा है। वो एक माँ के 2 बच्चे हैं तो 2 पिता तो हो सकते हैं पर वो उनको पता है कि अब कौन है। अब उनको कोई गाली नहीं दे सकता कि इनको तो अपने बाप का पता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता है। वो उनको मालूम है। तो हेल्थ के प्रति अब काफ़ी जागरूक हैं जागरूक वो। हुए। और पहले जैसे जो उनका मेकअप होता था वो एक बड़ा सस्ता मेकअप, एक वो सस्ता-सा पाउडर सेल खड़ी जिसे वो बोलते थे। वो पाउडर ले लिया, वो पूरे मुँह पे ऐसे-ऐसे करके लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। बाकी कैसे भी हाथ-पैर हो रहे हों और एक इतनी डिब्बी वो एक आता है उनका हर चीज़ वहीं आती है। वो उनको मेकअप का सामान बेचने वहीं आता है, डॉक्टर एक झोला-छाप वहीं आता है और कपड़ा बेचने वाला वहीं आता है जो उनके स्टाइल के हों। तो वो वैसलीन जैसी कोई चीज़ देता है और 3-4 कलर दे देता है। ये कलर मिला-मिला के लगा लेना जब लगानी हो। हरी लगानी है, काली लगानी है, आँख पे भी वही लग जाएगी, होठ पे भी वही लग जाएगी। तो सस्ता मेकअप बहुत गंदा और घटिया-सा मेकअप तो वो स्किन रहता तो है। बहुत खराब होती बहुत होगी खराब, उससे? बहुत जल्दी हो जाती है। तो अभी धीरे-धीरे वो बदल रही हैं। अब थोड़ा पैसा इस पे भी लगा। लेकिन वो जो कि अब इसमें नहीं निकल पाईं और उनके बच्चे भी यहीं हो गए, वो हैं वो। लेकिन जिनको निकलने का है वो आज भी उसी हालत में। जो ज़बरदस्ती का शिकार हैं, वो आज भी उसी हालत में, उसी सस्ते मेकअप में, उसी सस्ते एक झोला-छाप डॉक्टर आता है, वही सबके यहाँ चला जाता है, कपड़े वाला वही आता है। बहुत सी चीज़ें देखती हूँ मैं कि उसमें गंगूबाई में काफ़ी दिखाया है कि वो साड़ी वाला भी वहीं आ रहा है ब्लाउज़ के नाप लेने भी वहीं आ रहा है। वो बिल्कुल सेम बिल्कुल है ऐसा। और कपड़े जो लेके आ रहा है, जो बाज़ार में वो नहीं खरीद सकती, क्योंकि अगर कोई लड़की खरीदने जाएगी तो उसको आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ होने का भी खतरा रहता है, तो डिस्क्लोज़ वो होता सब है। वहाँ आ जाता है। हेल्थ की प्रति वो अब काफ़ी जागरूक हैं, जो पहले नहीं थी, मरती भी बहुत थी। मुझे ये पता चला कि जो हमने अपनी रिसर्च करा पढ़ा कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं और ज़बरदस्ती पैसा ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं कि उनको प्रिकॉशंस यूज़ नहीं करना है। हाँ, करते हैं, ऐसा भी करते हैं, लेकिन वो कितना ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा और ₹100 फालतू, ₹200 फालतू, उसके लिए वो अपनी जान अब दाँव पे नहीं लगाती। था उनको पहले कि भई ठीक है, पैसा नहीं, रोटी नहीं मिलेगी शाम को, सबका पहले जाएगा हिस्सा और हमारे लिए बचे ना बचे फिर। तो कैसे मँगाएँगे रोटी, कहाँ से आएगी? तो वो अब उसके प्रति जागरूक हैं कि नहीं, हरगिज़ भी नहीं। ओके? ये जो भी अपने श्रम करके पैसा कमाती हैं, हाँ, आपने बोला इसके हिस्से जाते हैं। इसके हिस्से किस-किस को जाते हैं? देखिए सबसे पहले तो 2 तरह की मालकिन होती है। एक वो जिसकी वो बिल्डिंग है, जिसकी वो इमारत है अपनी, निजी, यानी ब्रोथल ओनर है। एक ब्रोथल कीपर है, जो वो उनसे किराए पे लेकर उसको चला रही है। फिर उसके बाद आ जाता है उनके पिम्प्स, जो लाके दे रहे हैं। जो लड़की का वहाँ तक सौदा करा रहे हैं। और इसके बाद वो जो लेके आया कोई लड़की को, एक ट्रैफ़िकर जिसे मैं कह रही हूँ, वो कोई भी हो सकता है। वो आपके गली का, मोहल्ले का, बहन का, भाई का, किसी का, कुछ भी हो सकता है वो। फँसा के आपका प्रेमी भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, वो एक। तो वो समय बढ़ता है। वो तो उसको तो एक बार मिल गया ट्रैफ़िकर को तो, लेके चला गया। अब उसकी वसूली तो इसी लड़की से करनी है। अगर उसको 50,000 में बेच के गया, तो 50,000 तो पहले उससे ही करने हैं। तो ₹1 भी उसका नहीं है। अब वो रोटी पे भी दूसरे पे डिपेंड है। जब तक वो 50,000 पूरे नहीं होते कि भैया मुझे कोई रोटी भी देंगे तो दे दें, नहीं तो भूखे भी रह सकते। जो उसके साथ फिर दूसरा जो सौदा कराता है कि भई इस पे नहीं बात बन रही, ये कम दे रहा है। मान लो हम 1 लाख से चले, उतर के 50 नहीं भी तेरे से नहीं, दूसरे पे उसका पैसा अलग है। वो उसी दिन ले लेगा। अपना जैसे ही हुआ खरीद-फरोख्त उसका वहाँ हो जाएगा। वो तो चला ही जाए। अब वो भी वही वसूलेगी फिर मालकिन। अगर उस पे उसने 10,000 ले लिए, 50 तो वो हुए जिसमें वो बिका, 10,000 उसने उसमें से माँग लिए, 60 में हो गई वो तो। अब वो 10,000 भी उसके पूरे होने हैं। और दिन भर में अगर उसने 15 दूनी ₹3,000 भी कमा लिए, तो उन 3,000 में कितना कटवाएगी? जो उसका कटना, वो भी उस पे ल लगातार चला रहता है। और एक बड़ी बात और,
उस पे भी इंटरेस्ट है। क्या बात कर रही हैं? हम्म, तो वो किस बात का इंटरेस्ट देगी? वो तो बेचारी बेच के आई है, वो कुछ किस भी बात का हो, इंटरेस्ट देगी? पैसा नहीं उतरा ना, तो ऐसे तो कभी उतरा ही नहीं ना पाएगा पैसा। उतरते ही नहीं है। अरे बंधुआ मजदूर, यही तो मैं कहती हूँ कि आप बंधुआ मजदूरी की क्या परिभाषा देते हैं तो वो कि जो जिसको बंधक मालकिन रखे का वो जाए। जो मालकिन बन रही है, हम्म, उसको ये चीज नहीं आती कि भाई मैं भी यहाँ से निकल के मालकिन बनी हूँ, तो मुझे देखिए थोड़े से चेंजेस करनी चाहिए। ये ऐसा कड़वा सच है कि जैसे पुराने घरों में अगर कभी आपने सुना हो तो जो सास होती हैं तो ये कहेंगी हमारी सास तो ऐसी थी, वो बदला लेती हैं उस बहू से जो उनकी सास ने उनके साथ। बट बहू बदल भी तो सकती है। वो आजाद है, वो आजाद नहीं है, वो हिरासत में है। वो अंतर समझिए, वो हिरासत में, और इतनी बुरी हिरासत में है कि जिनको झांक के ये देखने का भी नहीं है अपनी मर्जी से कि मैं नीचे झांक लूं, तो कैसे। ठीक है, हम गंगूबाई की बात करते हैं हाँ, मूवी के बारे में। हम्म, उसमें उन्होंने वो पार्ट नहीं दिखाया जो कि कस्टमर्स आ रहे हैं, वो ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं किया, उन्होंने उनकी लाइफ पे फोकस किया। लाइफ पे। तो उसमें ये दिखाया कि जो गंगूबाई है वो उनके बेटरमेंट के लिए जो भी चीज हो सकती है वो करती है, हम्म, भले पैसे से हो, भले लाइफस्टाइल से हो, भले खाने के लिए हो, और उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है कि जो भी हो दिक्कत हो। अब उनके बच्चों को पढ़वाना है तो वो स्कूल जाती है और बच्चों का एडमिशन करवाती है। तो ये क्या ये लोग अगर वो जो मालकिन है अगर उन लोग से कमा रही है तो कि उनको एक अच्छी लाइफ देने में उसको क्या प्रॉब्लम है? देखिए कलकत्ता एक बड़ी जगह है, जी वहां इतना बड़ा सोनागाछी है कि एक शहर बस रहा है। जी अभी उनके खुद के वहां पे आज भी उनके खुद की बैंक हैं इन्हीं महिलाओं का, अपना जो खुद संचालित करती है जिसमें वो पैसा जोड़ती हैं। उनकी खुद की आंगनवाड़ी चल रही है, बालवाड़ी चल रही है, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं, और एक बड़ी संस्था है जो उनकी उसमें मदद भी कर रही है। लेकिन यहाँ इस जैसे छोटे शहर जैसे दिल्ली में कुछ नहीं, दिल्ली बड़ा शहर होते हुए भी दिल्ली के लोग कतई जागरूक नहीं। मेरे शहर के लोग थोड़े से तो जागरूक है, चाहे मैंने उनको जबरदस्ती करा रखा है। वहां नहीं है। छोटे शहर का क्या है कि वो लड़की कहीं भाग ना जाए, और सबसे बड़ा खतरा तो हमसे ही है कि उनके आदमी कहाँ कहाँ बिखरे पड़े पता नहीं है, कोई भी उठा के उनको फोन कर देगा। हुआ है ऐसा बहुत बार। तो वो जो है कैसे आप, बड़ा सवाल फिर वही है शालीन जी, कि जो आदमी हिरासत में, पुलिस हिरासत में ही वहां बैठा है उसके अंदर, वो कैसे अपनी मनमर्जी करेगा, किस बात पे। अग्री, हाँ वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। हाँ बट जो मालकिन है हाँ। जो वो सब दर्द से निकल के आई है, वो तो एक बेटर लाइफ जो दे दर्द सकती है। जो दर्द जो पीड़ा उसे मिली वो उनको देगी ताकि वो खुद को सुकून महसूस कर सके। मैंने वही बात सास बहू की कही कि वो सास जाती करती है बहू पे जिसकी सास ने उस पे की हो। तो ये तो फिर स्थिति चलती ही रहेगी, ये तो कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस नहीं, है। नेवर एंडिंग है, बिल्कुल नेवर एंडिंग है ये। इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक प्रशासनिक मदद नहीं होगी, और दिल से नहीं होगी, कागजों से नहीं, दिल से नहीं है, कौन उन्हें अच्छी नजर से देखता है। मुझे कई बार ऐसे मामले मेरे सामने आए, मैं हैरान हो जाती हूँ, ये बात मुझे नहीं मालूम, पुलिस को पता है। बट अतुल जी मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ हाँ। प्योरली, उनको बुरी नजर से देखने का कारण क्या है? मतलब सी वो एक काम कर रही है, सी अगर वो सिर्फ सेक्स के बारे में काम कर रही है तो भाई क्या कोई इंसान अपने घर पे सेक्स नहीं करता? और अगर वो सेक्स नहीं करता तो इतनी पॉपुलेशन आज ऐसी बन हाँ जी, गई, कैसे हो गई, राइट? देखिए उसके पीछे क्या वो है। वो एक तरह का प्रोफेशन है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हो अपने हाँ आप को करने के लिए, हाँ अपने बालों पे काम करा रहे हो, हाँ डॉक्टर के पास जा रहे हो, हाँ वो भी तो आपकी स्किन को, बॉडी को टच कर रहा है। कर रहे हैं, गायनिकोलॉजिस्ट आपकी डिलीवरी करा रहा है, मेन हाँ गायनिकोलॉजिस्ट मेल जो मेल होते कर हैं रहे हैं। वो भी डिलीवरी करा रहा है, तो वो टैबू नहीं है। हाँ नहीं वो टैबू नहीं है। और वो आप नहीं। यहाँ जा रहे हो, दिस इज टैबू। हाँ क्योंकि देखिए उसका फिर वही बात आ जाती है कि वो कह रही, जबकि मैं उन्हें इसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ, वो कह रही हैं कि हम सेक्स वर्कर हैं, उन पे लिखा हुआ है, वो बाजार पे लिखा हुआ है कि ये हैं वो तो कह रही है ना, मना नहीं कर रही ना। तो बुरी औरतें तो वो है ना कि जो कह नहीं रही हम ये हैं, पर वो हैं। दैट्स व्हाट, वो एडमिट कर रही है मैं काम करती हूँ, हाँ ये मेरा प्रोफेशन है, प्रोफेशन है खत्म हो मेरा, गई बात। बस। तो नहीं उनको कोई सुनवाई उनकी, मैं कह के ये बात थक गई हूँ, वो तो क्या कहेंगी, मैं उनके लिए कह के थक गई हूँ। तो मुझे अजीब नजर से लोग देखते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे जिन्होंने कहा हम तो इस जगह बैठे हैं, हमें तो लगा दो कहीं हमें ना हो जाए। और उनकी वो जो क्रूर मुस्कुराहट होती है ना, वो मुझे ऐसा मन करता है कि मैं क्या करूं, पता नहीं क्या कर दूं, बस बेबस हूं कानून के सामने और दूसरी चीजों के सामने। लेकिन फिर मैं दोबारा भी थैंक यू करूंगी। सिर्फ मीडिया ने, लोग मीडिया को कहते हैं तरह तरह की बात, लेकिन मीडिया ने मेरा इतना साथ दिया, हर चीज में साथ दिया।
मैं क्या बता दूँ आपसे, मैंने कहीं शेयर नहीं की, लेकिन अभी बात आई तो मैं कर रही हूँ कि मैंने एक दिन, पता नहीं कभी-कभी मुझे ऊपर वाला भी कोई इंट्यूशन करता है। मैं ऐसे ही बाज़ार में जा रही, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं ऊपर जाऊँ। सीधे-सीधे मैं अक्सर दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, वो मैं ना पहचाने खिड़कियाँ-विड़कियाँ बंद करती हैं बेचारी, उनका काम खराब होता है। तो मैं इसलिए ऐसे ही जा रही थी। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं एक कमरे पे चली गई। वो आदमी जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले नीचे दिखा, वो कमरे पे ज़्यादा दिखा। मैं उसे जानती नहीं थी कौन है ये। लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, और ऊपर गया है। मैं ऊपर चली गई, और तुम ये देखो कि उस समय वो औरत पैसे गिन रही थी। मैंने वो पैसे उसके पकड़े, मैंने कहा मैं गिन दूँगी, तुझसे गलती भी हो सकती है, तू कम पढ़ी लिखी है, मैं तेरे से थोड़ी-सी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। दीदी नहीं, वो ये कर्ज़ उधार था ना इस पे मेरा, वो दे। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं तुझे किसने दिए, मुझे कैसे पता लगेगा? अब मुझे बस ये बता दे कि कौन-सी लड़की बेची गई है, वो बता दे जो तू इसे गिन के पैसे दे रही है। नहीं, ये तो इसने मुझे दिए। अब मुझे बेवकूफ़ मत बना, मुझे बस वो बता दे वो लड़की कौन है? ये 2004 की बात है। मुझे वो लड़की चाहिए, अब कौन है? मैं तो जिद पे पकड़ के बैठ गई, पैसे मेरे हाथ में, और आदमी कैसे निकले? मैंने गेट बंद किया, जैसे आपका ये जीने में निकल रहा है, ऐसे दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने कहा अब नहीं मैं जाने दूँगी, पहले मुझे बताओ लड़की कहाँ है? नहीं होगा, मैं मीडिया बुला रही हूँ, उसके बाद पुलिस आएगी, तुझे अपने आप पता लग जाएगा दोनों को क्या होगा। मासूम सी बच्ची थी जो 40,000 में बेची, सोचो आप, और बहुत पास की थी। माँ-बाप इस तरह रोए, अकेली बेटी उनकी, वो कैसे ढूँढ रहे हैं, उनको कोई शर्म नहीं, एक गली छोड़ के वो बच्ची थी। ऊपर बस मैं तभी भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि भगवान, मैंने पूजा पाठ नहीं की कभी, मैं थोड़ा नास्तिक हूँ, और शायद इसी तरह से मैं तुमसे जुड़ी हूँ। सबका अपना-अपना तरीका होता है। अपना-अपना तरीका है, शायद। इसीलिए भगवान तुमने मुझे उस बच्ची को बचाया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सब कल्पना मेरे सामने साकार हो रही थी, कि क्या होता है इस बच्ची के साथ? 9-10 साल की बच्ची, मात्र 40,000 में, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची। कैसे उठा के लाए होंगे एक गली छोड़ के, कैसे नहीं, और क्यों मुझे लगा कि ये आदमी खराब हो सकता है? वो एक इंट्यूशन आ जाता है। हो जाता है ये मुझे कभी-कभी। कभी नहीं, हमेशा ही हुआ कि कौन लड़की, मुझे पता लग जाता है कौन लड़की निकलेगी, समझ आता है। और फिर धीरे-धीरे ऐसे लोग भी जुड़े, वही रिक्शे वाले जो लड़कियाँ वहाँ छोड़ के, वही रिक्शे वाले हमारे साथ जुड़े कि जी हम वहाँ तो उन्हीं की बात करेंगे, आपको खबर दे देंगे। मुझे दी रिक्शा वालों ने खबर, नीचे के दुकानदारों ने भी मुझे खबर दी। मैं बच्ची को बचा सके अपने शहर की मैं इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने अपने शहर की लड़कियाँ बचाई हैं। तो क्या ये मेरा शहर मुझे जान से मार देगा? उन्हें थैंकफुल होना चाहिए ना मेरे लिए कि मैं अपना शहर बचा रही हूँ, लेकिन किसी शहर वाले मुझे जान से मारने को भी तैयार हैं। वही मैं आपसे कह रहा था ना कि जब दूसरों की लड़की के साथ हो रहा है, हुँ। तो आप खराब हैं, हाँ, मैं खरा और यही हाँ, उनकी बेटी, उनकी बहन के साथ हो जाए तो तब फिर तो आप मसीहा बन जाएँगी। हाँ, फिर मैं मसीह हो जाऊँ। ये तो ड्यूल स्टैंडर्ड्स हो गए। हाँ, ड्यू स्ट है ही, कहाँ नहीं है? अब बताओ, अगर प्रशासनिक पहल हो, तो मैं ये नहीं कह रही आप उन्हें उनके प्रेमाइसेस से हटाओ। मैं ये कह रही हूँ वहीं उनको काम दो ना, और जब एग्ज़ैक्टली, पकड़ना है तो उन कस्टमर्स को पकड़ो। वो तो कहती हैं कि हमारी तो दीदी ये दुकान है, सामान कोई खरीदने नहीं आएगा तो हम तो चौका बर्तन करेंगे कहीं जाके, कुछ तो करेंगे अपने कुछ तो करेंगे सर्वाइवल के पेट लिए। भरने के लिए। सही तो बात है। कौन है वो जो हमारे पास आते हैं? आप ही के बाप, आपके पिता, आपके भाई, आपके बेटे, यही तो आते हैं हमारे पास। हम थोड़ी उन्हें घरों से बुलाने जा रहे हैं, वो हमारे घरों में घुसते हैं, हम नहीं बुलाते उन्हें। बताइए, इनको हम तो अपने घर की खिड़की पे हैं ना, आप मत देखो, और लोग भी तो सैकड़ों निकलते हैं, जो शरीफ लोग हैं, और बाकी, और इतनी घटिया बातें हैं कि हैरानी होगी आपको, डूब के मरने को मन करता है कभी-कभी कि मैं इस दुनिया में पैदा हूँ। ये दुकान है, सामने के कमरे पे आपको देखना है, कुछ आपको लगा ज़्यादा लड़कियाँ हैं, हो सकता है इनमें से कोई पसंद आ जाए, तो आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। वैसे तो आप किसी दुकान पे बिना कारण खड़े होके दिखा दो, अगर वो यूँ कह दे, "आगे चलो भैया कुछ नहीं लेना तो।" है ना? छोटे शहरों में बहुत होता है। स्कूटी खड़ी कर दो, गाड़ी खड़ी कर दो, "ब हटाओ, हटाओ यहाँ नहीं।" ऐसे आप देख रहे हैं, अगर आपकी सेटिंग हो गई, तो आप उनको ₹10 दे के जाएँगे, ₹10, बहुत बड़ी रकम दुकानदार नहीं को। है। हाँ, ₹10 दे के जाएँगे, और ₹10 दुकानदार को वो देगी कि तुम्हारे यहाँ से आया कस्टमर, ₹20 हो गए। अगर दिन भर में 10 कस्टमर उसके यहाँ खड़े हो गए, ₹100 खत्म हो गए। फ्री के ₹100 मिले। कुछ काम नहीं करना पड़ा उसके उन्हें लिए। कुछ नहीं करना, 200 हुए उसके, क्योंकि मालकिन भी 10 दे के जाएगी, राइट। तो वो कुछ नहीं करना पड़ा, मत बिको सामान कुछ भी, बैठे-बिठाए मिल रहे हैं, बैठे-बिठाए में, और जो सामान बिक रहा है वो सरप्लस में है। जो सरप्लस में। तो किसकी आप बात करेंगे बताइए? ऊपर से जो पिकेट घूम रही है, 2 इधर, 2 इधर, 2 थानों में बँटा हुआ है, एक इधर, एक इधर।
उनका काम केवल कस्टमर गिनना है, इस कमरे पे कितने गए, इस पे कितने गए, शाम को जब ड्यूटी खत्म होगी, ला भाई इतने आए थे तेरे यहाँ, 10-10 रुपए, तो ज्यादा नहीं। थाने के भी लोग खड़े रहते हैं यही देखने के लिए सिर्फ? वो क्यों, मुझे पता ही नहीं क्यों पिकेट है वो, क्यों वहाँ खड़े रहते हैं, क्यों जाते हैं, मतलब घूमते हैं पूरा, उसमें 2 सिपाही होते हैं घूमने के लिए, वो घूमते हैं। बस शाम को दे देंगे, तेरे यहाँ 2 आए, चल 20 रुपए निकाल। मतलब पुलिस वाले भी मैं कितने एकदम निचली स्तर तक गिर चुके हैं या इस हद तक कि मैं एक जगह बैठी हूँ और लड़कियां ऐसे बैठी थी बेंच पे, और एक गंदा सा कस्टमर, बहुत गंदा सा, और वो लड़की का बाल ऐसे हो रहे थे, तो बार बार यूं कर रहा था, वो लड़की झटक रही, कुछ तो मेरी थोड़ी लिहाज कर लेते हैं, तो वो लिहाज से भी कर रही थी, और वैसे भी अंदर थोड़ी उनकी आत्मा मर गई। फिर जब 2-3 बार हो गया, मैंने कहा हटा भाई, क्या कर रहा है ये, वो लड़की मना कर रही तो हटा इसे, तो कैप ऐसे करके रहा, आप मुझे मैडम पहचानी नहीं, लंबा चौड़ा 6 फीट का आदमी। पुलिस वाला था वो? मैंने कहा तू कौन है, डीएम है, कमिश्नर है, कलेक्टर, क्या है? बोले जी मैं थाने में हूँ दीवान जी। मैंने कहा जूते इतने मारूंगी, एक तो गलती कर रहा है और ऊपर से मुझे ये बता रहा है कि मैं जी दीवान जी हूँ। ये सीधा चला था, 1 सेकंड में सारी लड़कियों से पिटवाऊंगी, वरना तो वहां से भागा। बताइए। मतलब पुलिस वाला होके एक तो वहां आ रहा है और इतनी उससे बता रहा है कि मैं दीवान हूं वहां पे। मैं एक सज्जन को ये मान के चलती थी, बहुत अच्छे हैं, मैं कई बार मुझे ये भी कहते थे, अरे बहन जी आप अच्छा काम कर रही हो, इनका कुछ हो जाए, इंस्पेक्टर थे बढ़िया। एक दिन मुझे एक महिला फोन करती है, दीदी देखना बहुत परेशान हो रही हूँ। क्यों? वो जो आपके भाई साहब है ना। मेरा कौन भाई साहब है? बोले वो ना है इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, भाई है। मैं तो, मेरी जनरली आदत है, मैं भैया बुलाती हूँ सबको कह के। बोले वो आए थे रात और बड़ा बवाल काट के गए, उसने शराब पी रखी थी। मैंने कहा वो शराब पीते हैं? अब आपको नहीं पता, मैं मुझे कैसे पता लगेगा? मैं कौन सा रात को उसके घर जाती हूँ मुझे पता लगेगा? मुझे नहीं पता। तो बोले बहुत उन्होंने बवाल काटा, ये वाली लड़की, ये वाली लड़की, और वो लगभग 50 प्लस थे। मैंने कहा उनसे मैं क्या पूछूं? खैर फिर भी मैंने पूछा, मैंने कहा भैया आपने रात वहां बवाल काटा? अरे बहन जी आप ही तो कहती हो कि इनका पुनर्वास करो, पुनर्वास करो, पुनर्वास करो। आप अपनी भाभी को मना लो, एक मैं इनमें से रख लूंगा। तो एक का तो हुआ, मुझे देख देख के और भी करेंगे। क्या बात बताइए। मुझे मतलब उन्होंने बहुत हंस के कहा, और मैंने बड़ी तृष्णा से उन्हें कहा, मैंने कहा भैया मुझे अब आदत हो गई आपको भैया बुलाने की, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा अंदर से। कैसे करेगा? जैसे कि मानसिकता कितनी छोटी है। कितनी छोटी है। डिनाई नहीं कर रहे, मैं नहीं गया रात बवाल करने। बेशर्मी देखिए। हाँ, फिर बताइए आप। जो बातें मुझे नहीं पता होती वो पुलिस वालों को पता है। वहाँ मुझे कहते हैं, मैं तो पता था मैडम इस बात का, आपको देर से पता लगा। बस पता नहीं होता नई लड़की आने का, ये उन्हें पता नहीं होता। बाकी एक ही चीज पता रहती है। हाँ, बस बाकी सारी चीज़ पता है, मुफ्त में सेक्स चाहिए, मारपीट करनी है, चिनौती भी करनी है, वो सब पता है। बस। अच्छा, वहां जाना है तो पैसा भी नहीं देना, सब फ्री, वो भी हाँ, फ्री में चाहिए। फ्री में। बस। तुम लोग ऐसे पैसा बचता कैसे होगा? मैं तो, मुझे समझ में नहीं आता कि देखो मेरे सामने है कि अभी जिसकी मैं कल गवाही देके आई हूँ, उसने बताया कि वो पैरालिसिस हो गया उसको। जो वहाँ के सबसे बड़ा दलाल था, वो इस कदर मरा, इस कदर डेथ हुई उसकी। हालाँकि मैं, भगवान माफ़ करना मुझे, कि वो किसी को पहचानना बंद हो गया था, पैरालिसिस उसको हो गया था, ज़बान पे फ़ालिज उसका धीरे-धीरे पड़ा, बोलना बंद हो गया था। पहचानता नहीं था, अपने ही बच्चों को नहीं पहचानता था ये कौन है, और नॉन स्टॉप चलता था। चल रहा है, फिर उसे पकड़ के लाओ, फिर बैठ गया। तो फिर अंत में उसको बाँध के एक तरह से रखना पड़ा। और वो फिर किसी को नहीं पहचाना। उसको भी नहीं पहचानता था जो उसने वहाँ रख रखी। तो भगवान देता सज़ा। और वो जो रेस्क्यू ऑफिसर थे, वो तो बहुत बुरी कंडीशन में अभी ज़िंदा हैं, और बहुत बुरी कंडीशन में रिटायरमेंट की। मतलब उनको एक आदमी तो ऐसे उठा के गाड़ी में बिठाता है, जब ऑन ड्यूटी भी थे, और एक आदमी उतारता है। चल फिर नहीं सकते, 24 घंटे मुँह से अजीब-सी उनके पानी सा निकलता रहता है, उसको पोंछते, ये हालत। ये उन कर्मों के नतीजे हैं, जिन्हें वो खा रहे हैं जिस पैसे को। आप उस पैसे को खा रहे हैं जो एक जिबह होता हुआ जैसे किसी की इंसान निकल है। रही है, मतलब हाँ, बद्दुआ वाले पैसे हैं बद्दुआ वो। वाले पैसे हैं। लोग बकरा ज़िबह करते हैं और दूसरे जानवरों को ज़िबह करते हैं, लेकिन यहाँ इंसान, एक आत्मा ज़िबह होती है उसकी, इंसान भी नहीं होता। मर जाए आदमी कोई बात नहीं,
लेकिन जब उसकी आत्मा तिल-तिल करके मरती है, वो उसकी बद्दुआ होती है। वो पैसा तो कभी किसी को फ्लरिश कर ही नहीं सकता। सोचो एक बच्ची जब अभी निपट के आई भी नहीं है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, कि दूसरा कस्टमर आ गया, उसके पास जाना पड़ा, वो उसी की डिमांड कर रहा है। कितना पेन तो होता होगा सोचो उसे। उसको क्या दर्द, वो क्या चीज़ें बर्दाश्त करती होगी अंदर जाके और क्या नहीं, जहाँ विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दैट्स व्हाट वो उस काम को एन्जॉय थोड़ा ना कर रही है। तो फिर भी आप उससे पेन है गाफ़िल उसके लिए वो। हैं, तो आपसे ज़्यादा कोई नरपिशाच नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। ज़िम्मेदार लोग भी अगर इससे गाफ़िल हैं, तो फिर इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और इससे ज़्यादा कोई बेशर्मी हो नहीं सकती। अगर आप इसको भी लेके और आप ज़िंदा हैं, मैं तो खुद को ये सोचती हूँ कि मैं उस शहर में पैदा हुई कि जहाँ ये था और उसे देखते-देखते बड़ी हुई हूँ और देखते-देखते बूढ़ी हुई हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप में इतनी ताकत आती कहाँ से है? पता नहीं, 2 चीज़ें मैंने की हमेशा। मेरी फ़ैमिली को कोई नहीं पहचानता, कोई भी। ना मैंने कभी अपने हस्बैंड को आने दिया, मेरे बच्चों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर कहीं एक साथ हम हुए भी, तो मैंने उनका कभी परिचय नहीं दिया, कभी भी। क्योंकि मैं कमज़ोर उस वक़्त पड़ती जब मेरी फ़ैमिली पे अटैक होता, है ना? उनको मैंने बिल्कुल सेफ़ली सब एस्टेब्लिश्ड हैं, सब बहुत अच्छी सब चीज़ें हैं और जो भी चोटें खाई, चाहे मुकदमे हुए मुझ पे। अगर मेरे परिवार पे एक भी चोट आती, तो फिर शायद मैं कमज़ोर पड़ जाती या मेरे किसी साथी पे आ जाती। मैंने कभी किसी पे नहीं आने दी, कभी भी। तो लोगों ने आपको किस-किस तरह से तोड़ने की कोशिश करी? देखिए मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट कराया, जिसमें से बचना तो नामुमकिन ही था और जो हमारे साथ थे वो तो बिल्कुल ही डैमेज हो गए क्या मैं और पूछ सकता हूँ कि किस तरह से एक्सीडेंट कराया? क्या एक्सीडेंट कराया था आपका? दरअसल जिस मामले में मैं ज़िक्र कर रही हूँ, जी, ये उसकी परिणति थी। ओके। ये 31 दिसंबर की बात है और मेरी बेटी की शादी नज़दीक थी, 11 जनवरी की शादी थी। और जो बड़ी बेटी है उसकी ससुराल पास में ही पड़ती है, तो मैं उसके मतलब पास में नहीं 15-20 किलोमीटर पे है, तो उसके सास वो तो नैनीताल रहती थी लेकिन उसके सास-ससुर को मैं देने जा रही थी कार्ड और हमारी जो संस्था के प्रेज़िडेंट थे वो मेरे साथ थे, तत्कालीन। उन्होंने थोड़ा-सा आगे चलते ही मुझे कहना शुरू कर दिया था कोई हमें फ़ॉलो कर रहा है। चूँकि वो पुलिस में थे तो मैंने कहा ये पुलिसिया बात मेरे से तो करो मत। मुझे कौन फ़ॉलो करेगा यहाँ? वो नहीं, कोई कर रहा है। थोड़ी-थोड़ी दूर पे कहते रहे, हमने 3 गाड़ियाँ बदली, वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते। वो अपने किसी फ़ॉलोवर से कहते रहे, वो आगे गाड़ी लाके देता रहा दूसरे थानों। तो लेकिन उनका वो भ्रम भ्रम नहीं खत्म हुआ। उन्होंने कहा नहीं, कोई कर रहा है और वो बड़े सचेत थे। तो जैसे मान लो अब सड़क के पार हमें मुड़ना है तो थोड़ा-सा नीचे उतर के ऐसे मुड़ेंगे। उस आदमी को परफेक्ट पता था कि हमें यहाँ जाना है आज। इस कदर रेकी की गई थी हमारी। तो सामने दूध का टैंकर था, ये तो मुझे याद है। मैंने बस उनसे ये कहा कि मैंने कहा ये दूध का टैंकर तो बिल्कुल हमारी तरफ आ रहा है, सड़क पार करके। तो बस उन्होंने मुझे ऐसे सिर से पकड़ा, नीचे कर दिया और तब तक वो गाड़ी रोक के इधर-उधर करते, तब तक वो टैंकर पूरा चढ़ा दिया था हमारा। फिर हमें कुछ नहीं, कैसे हम आए, कौन हमें लाया, कुछ नहीं। तो बहुत सी चीज़ें हुई और मुकदमों से तोड़ा गया। हर बार मुकदमे लगे, हर बार वहाँ जाके खड़े होना ये भी अपने आप में बहुत है। हालाँकि मुझे बड़े अच्छे भी अनुभव हुए कि माननीय जज जो भी रहे, उन्होंने कहा, "अरे! इस मामले में आप पे क्यों मुकदमा हुआ?" मैंने कहा, "सर मैंने रेस्क्यू किया था अभी एक इसलिए।" बताइए क्या बात? कई बार बहुत बार यही हुआ कि खारिज, खत्म करो। ये कैसा मुकदमा है? मारपीट, चुनौती और एब्डक्शन और क्या-क्या लगा रहे हो तुम इन पे? हटाओ, बहुत बार वो हुआ। तो तोड़ने की बहुत कोशिश हुई, पता नहीं क्यों? नहीं टूट पाई, समझ नहीं आया कभी। वापस लौटने का तो मन ही नहीं हुआ कभी, आज तक भी। और सच बात ये है, मेरे बच्चों ने तो मेरा बहुत साथ दिया, कभी मुझे पलट के टोका नहीं और उससे अच्छा तो ये है कि अब उम्र के इस दौर में मेरी बहू बहुत अच्छी है, जो मुझे बार-बार ये कहती है, "माँ नहीं, आप हैं, आपकी वजह से हमारा सम्मान है।" कर्म है ना आपके वो। हाँ, बस ये समझ लो कि मुझे इतना अच्छा मेरे दामाद, मेरी बहू सब चीज़ें मुझे वो आज भी मुझे आगे बढ़ने का हमेशा, "हाँ ना माँ जाओ, जाओ जाना है।" मैं कभी कहूँ भी चलो छोड़ते हैं अब, "नहीं माँ, ये आपके स्वभाव में नहीं है, आपके स्वभाव के विपरीत है।" ऐसे में क्योंकि उनको मालूम है ना कि हाँ, आपकी चीज़ों से लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। बदलाव आ भले रहे हैं। हाँ, 1% ही आ रहा हो, हाँ, आ हाँ, तो रहा है एटलीस्ट। हाँ, स्टार वो 0 से तो बेटर है। बस और मैं हर उस रात बहुत सुकून से सोती हूँ जब एक लड़की निकालती थी, बहुत सुकून से। आज मतलब तक टेंटेटिव कितनी लड़कियों का रेस्क्यू कर चुके होंगे? 560 के करीब। बाप रे!
हाँ, एक तो हमने वो रेड लाइट एरिया डिमोलिश होने के बाद निकाली। एक लड़की गायब थी 15-16 दिन से शहर की और रोज़ धरने प्रदर्शन हो रहे थे। अ, उसका एक मामा मीडिया में ही था। वो बड़ी हिम्मत करके मेरे पास आया आके और बोला कि देखना तुमने तो, वो मुझे माँ बुलाता, माँ तुमने करा नहीं इतना, और मेरी तो भांजी का है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता ये तेरी भांजी है जो अखबार में छप रहा है रोज़। ना मेरी भांजी। मैंने कहा आया क्यों नहीं? मैं शर्म की वजह से नहीं आया। सब ये कह रहे हैं कि वो भाग गई। मैं 14 साल की लड़की भाग गई। मैंने कहा कुछ सीसीटीवी फुटेज जुटा के दिए पुलिस को? बोले हाँ, पुलिस ने लिए 24-25 हैं। मैंने कहा तेरे पास हैं? हाँ, हैं। मैंने इसको दे दिया, मैं समय नहीं था, कुछ और काम कर रही थी। मैंने कहा ज़रा सारी फुटेज चेक कर तू। ये फुटेज चेक करते-करते मुझे बीच में बोली कि अरे ये तो रही लड़की। मैंने कहा तूने लड़की कहाँ से देख ली? अभी तो हमने उसकी फ़ोटो भी नहीं देखी। बोला नहीं, नहीं देखो। तो कैसे था, आगे एक महिला, बीच में वो बच्ची और पीछे एक महिला। आगे वाली फ़ोन करती है, बच्ची फ़ोन निकालती है उसमें से, जीन्स में से, उनको सुन के तुरंत रखती है, फिर वो पीछे वाली को करती है और वो तीनों फिर अलग-अलग गलियों से निकल जाती हैं, दिल्ली रोड पे आ जाती हैं, अलग-अलग। और वो फुटेज पुलिस को समझ ही नहीं आई। कैसे समझ आएगी? आप तो उन महिलाओं को पहचानते नहीं। हम तो उनकी रग-रग से वाकिफ़ हैं और उनको सबको पहचानते भी हैं। मैंने फिर फ़ोन किया सीओ साहब को, मैंने कहा सर ये ऐसे आज ही चले जाओ, फिर नहीं मिलेगी लड़की। कहीं न कहीं रिपोर्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कैसे माने? मत मानो। मैंने फिर उन्हीं के सामने फ़ोन किया। मैंने कहा, "अभी कहाँ हैं?" कही, "दीदी मैं तो गाँव आई हुई हूँ।" अच्छा, मैंने कहा, "गाँव आई हुई है, तू कह रही थी कि एक गवाही कर दो, मुझे एक केस में से तो निकाल दो।" तो मैंने कहा, "वो हमारी एक साथी थी, उसमें गवाह।" तो मैंने कहा, "मैंने उनसे कह रखा है, वो निकाल देंगी तुझे, तो आजा।" बोले, "ना दीदी अब तो मैंने कहा, "मैंने तो देखा तू शायद सुना तू आई हुई थी।" "ना दीदी मैं तो 1 महीने से भी नहीं आई।" कि 1 महीना हो गया? बोले, "हाँ, 1 महीने पहले तारीख थी, तो उसके बाद नहीं आई मैं।" और मैंने कहा, "अब कब आएगी?" "अगले महीने की 8 तारीख को आऊँगी।" तारीख है उस दिन आप गवाही करा देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो अब तो तय हो गया, अब आपकी लड़की चली जाएगी पुणे, मुझे मत कहना फिर। ये भी मिली नहीं। रातों-रात उन्होंने टीम भेजी, अ, लड़की ली उन्होंने, लेकिन देखिए खेल क्या हुआ, आप सुनिए। हमने कहा कि हमारा एक बंदा भेज दो साथ में, आपकी सेफ्टी भी रहेगी और वो डरी भी रहेंगी। वो नहीं माने। नहीं माने कोई बात। हालाँकि एक उसमें दरोगा जी थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ये कहा, "बहन जी आपकी वजह से ही हुआ ये।" लेकिन जो टीम बनाई गई, उन्होंने वहाँ से पैसा लिया, घूमे-फिरे, होटल में ठहरे, लड़की ली, उसके बाद आए, दिल्ली स्टेशन पे दिखाई जीआरपी को कि ये लड़की घूमती-फिरती मिली। उस दिन को आशा केंद्र में भर्ती कराया दिल्ली में, जो महिलाओं के लिए बना हुआ है। 1 दिन के लिए भर्ती कराया और अगले दिन दिखा दिया कि भई लड़की घूमती-फिरती वहाँ मिल गई थी और वहाँ से आशा ज्योति केंद्र में चली गई, वहाँ से पुलिस ले आई। ये रही बात। और रफ़ा-दफ़ा कर दिया वहाँ हो से। गया, खत्म। और उसने मुझसे कहा तो क्या, वो तो मुझे कह रही, दीदी मुझसे सीधे कह देती कि लड़की को दे दे। मैंने कहा, मुझे पता है तू ले गई। कर रही बकवास, एक तो गलती करती है। तो बोली देखना मेरे खामखा में 7-8 लाख रुपए खर्च हो। 7-8 लाख। 5 लाख नकद लिए, बाकी 3-4 लाख घूमने में हो गए। अब बताइए? तो पुलिस भी कितने बदतमीज़ होते हैं ना, मतलब जहाँ भी खाने का मौका मिलता है, वो इतना सा भी नहीं छोड़ते। ना, ना, ना सही। अब बताइए, वो 14 साल की बच्ची थी, फिर इतना बवाल भी हो रहा था। क्या मतलब आप वो, और मैं ये भी कह रही हूँ उनसे, मैंने कहा सर ये ज़्यादा मत रुकना वहाँ, ठीक नहीं है वो जगह, आप तुरंत लेके चल देना। लेकिन उनसे ही सारी लग्ज़री जुटवाई उन्होंने, सोचो। और मुझसे ये पूछते हैं, देखिए उनकी मतलब सीओ स्तर का अधिकारी, अब तो वो एसपी हो रहे हैं कहीं। मुझसे पूछते हैं, "मैडम आपने फ़ोन काट दिया।" अरे उससे उसका एड्रेस तो पूछ लो। मैं बहुत अच्छे। आपको इतना नहीं पता, समझ नहीं आ रहा कि मैं सामने आपके ये कह रही हूँ कि भई वो तेरे मुकदमे में गवाही करा दूँगी। तो जहाँ मुकदमा लिखा गया वहाँ उसका एड्रेस नहीं है क्या? वहाँ से ले लो। ओह! हाँ, हाँ। फिर वहाँ से वो एड्रेस निकाला उसका प्रॉपर। तो दिमाग, इसका मतलब तुम ढूँढ ही नहीं रहे थे उसको। एग्ज़ैक्टली। नहीं तो तुम्हारे पास इतना दिमाग रहता है और तुम इधर ये पूछो कि भई ये एड्रेस कहता संसाधन है। है तुम्हारे पास। तुम उसका फ़ोन ट्रेस कर सकते थे। तुम यहाँ मुझे पूछ सकते थे कि भई कोई ऐसा आपको शंका है तो? तो अभी वो जो सज्जन ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में वहाँ से वो डिमोलिश कराया, आप समझ लीजिए उसके दुष्परिणाम कितने हैं, कि आपको खोजना मुश्किल है, एक बच्ची हमारे शहर की गायब हो रही है तो। या तो कोई बाहर के शहर की लाके बेची जा रही है, तो अब आप उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। तो आपको ये कैसे पता चलता है कि जो भी लड़की है वो कहाँ से कहाँ जाएगी? देखिए एक सिस्टम है, सीधे-सीधे कोई मेरठ नहीं आएगा।
सपोज करो नेपाल की लड़की आती है, वो आएगी सीधे मडुआडीह के रास्ते आएगी, पिथौरागढ़ के रास्ते आएगी, मतलब या तो गोरखपुर के रास्ते आएगी या पिथौरागढ़ के रास्ते आएगी, टनकपुर के रास्ते आएगी, उधर से आएगी नेपाल की जो लड़की आएगी, वहां से आएगी मुरादाबाद और बिजनौर और होते हुए मेरठ आ जाएगी। सीधा सा रूट है। इधर से आएगी तो दिल्ली आएगी, गोरखपुर बनारस होते हुए दिल्ली आ गई। दिल्ली से मेरठ आया तो आया, ये संभव नहीं है क्योंकि सौदा नहीं है। तो मेरठ से ये कैसे आपको पता चला कि पुणे जाने वाली है? वो ट्रांजिट पॉइंट है। ओके। वहाँ छोटी लड़की की खरीद फरोख्त आसानी से होती है। जिनकी नहीं होती वो मेरठ आ जाएंगी, दिल्ली आ जाएंगी। जो थोड़ी सुंदर नहीं है या थोड़ी ओवरवेट हैं, कोई भी डिफेक्ट है उनमें, वो थोड़ी इस जगह पे आ जाएंगी। ये सस्ती जगह हैं, मेरठ और दिल्ली। ओके, तो जो कम एज की और जो भी अच्छी लड़कियां हैं वो सबसे पहले पुणे पहुंचेंगी। हाँ, पुणे जाएंगी, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कहाँ जाएगी। बार में जाएगी, बार डांसर के लिए जाएगी या सेक्स और रैकेट में पुणे जाएगी। में बैठ के इसको कौन ऑपरेट करता है? अब वही जो कोठा मालकिन है जितनी भी हों। अच्छा, वहां पे भी कोटा मालकिन ही रहती हैं। करेंगे। पूरा कमाठी पूरा है भाई, वहाँ की औरतें करेंगी। ये तो इनके आपस में बहुत टर्म्स हैं। बार बंद हुए मुंबई में, तो मेरठ में बाढ़ आ गई लड़कियों की। मैं भाई इतनी सारी लड़कियां कहाँ से आई? अरे दीदी बंद ना हो गए बाहर तो यहाँ आएंगी। ये स्टाइल है उनके बोलने की जो मैं बता रही। और यही आप देखेंगे तो गंगूबाई में सेम ऐसी बोलती है वो। ये चलने का उनका स्टाइल है, वो बोलने का। वो सब बार बंद हो गए, कहाँ जाए बेचारी, अब यहाँ आ गई हैं। वहाँ आ गई तो केवल वहीं तो नहीं आई होंगी, जीबी रोड पे भी आई होंगी, आगे भी गई होंगी, कमाठी सोनागाछी कमाठीपुरा वहाँ भी आई होंगी। तो वो लड़कियां आई थी, वो नहीं कि वो बाहर की थी, वो मेरठ की जो लड़कियां थी। आपको सोनागाछी कभी जाना हुआ? हाँ 2004 में मैं सोनागाछी गई। देखिए वहाँ कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। जैसे वो ठीक है, वहाँ है, बड़ा एरिया है, पूरा उनका एक तरह से गांव बसा है, वो अलग शहर बसा है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे पढ़ा रही हैं खुद से। अपने आप पढ़ा रही हैं, उनकी आंगनबाड़ी भी चल रही है, बालवाड़ी चल रही है, और उसके बाद बच्चा सर्वाइव कर जाता है तो आगे एडमिशन करा रही हैं। वो अपने खुद के पैसे को जमा कर रही हैं। ये नहीं करती, छोटी जगह है, वहाँ कोई पैसा जमा करने की व्यवस्था नहीं है भी नहीं उनके पास, बचत कर ही नहीं सकती। उन्हें लगता है कि बचत कर ली तो भाग जाएंगी, ऐसा होते। लेकिन वहां से वो कहीं नहीं जा रही हैं क्योंकि वहीं बस गई हैं। और ऐसा नहीं है कि जाति वहां नहीं होती, जाति सोनागाछी में भी है। मैं अगर आपको बताऊं तो इतना खराब हुआ, जैसे बिल्कुल सेम गंगूबाई में हुआ कि एक आदमी ने एक सेक्स वर्कर को इस कदर पीटा, बाहर से वो दरवाजे बजाती रही कि वो मर गई। मर गई तो वहां पे जो कुछ लोग काम करते हैं, उन्होंने उसको कहा कि भाई तेरी लड़की मरी है, ये तेरी जिम्मेदारी है कि इसके साथ न्याय हो। इसकी क्या गलती थी? सैडिस्ट वो था, उसको केवल परपीड़ा में आनंद था, उसको उसके साथ सेक्स नहीं करना था, उसको केवल पीड़ा देनी थी। बस मारूं और पीटूं, वो शायद हो सकता है वो उन्होंने उसी घटना से लिया हो उसकी प्रेरणा। वो उस महिला को जो उसकी मालकिन थी, उसको ये लगा और उसने सीधे-सीधे कोर्ट में ये डाला कि मुझे न्याय चाहिए। ऐसे तो कोई भी आएगा और और कोई वो भी मेरी बेटियों के साथ में मारपीट मारपीट करेगा, मेरी करके बच्चियों के साथ में। तो हमारी क्या सुरक्षा है? या हम इस देश के नहीं हैं? अगर नहीं है तो फिर निकाल दो हमें यहाँ से। उन्हें एक बहुत बड़ी वो बना के और बनाया। उसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया उसका। ये बड़ा गलत हुआ। उन्होंने स्टेट को, सभी स्टेट्स को एक ऑर्डर किया कि स्टेट सेक्रेटरीज को कि मुझे अपने-अपने जिले से 2-2 सॉलिसिटर जनरल दो। उनके साथ में डिस्कशन करूँगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब जगह से आए और एक बड़ा ऑर्डर पास हुआ 2011 में, जिसके अंदर लगभग 24 ट्रेड दिए गए कि इन में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग, उनके बच्चे हैं तो सिलाई, कढ़ाई, टॉयज मेकिंग और चादर बुनना, दरी बुनना, ये सब चीज़ों में। और उसके लिए ये इंडिकेशन दिया गया कि जितनी आईटीआई है वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगी। जो ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और सिंडिकेट बैंक चलाता है एक सिडबी करके, वो इनको ट्रेनिंग देगा। पॉलिटेक्निक इनको, इनके बच्चों को ट्रेनिंग देगा। ये सब उनको तय हो गया कि भई ये करके आप हमको दें। संयोग से वो ऑर्डर हमारे पास आया। किसी ने भेजा हो मुझे नहीं पता। उस समय शायद मैं स्टेट कमेटी में थी उसकी, जो वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए बनाई जाती है। शायद इसलिए वो हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब वो ऑर्डर आया तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हुई भई, कुछ ना कुछ होगा। तो मेरे पास हमारे यहाँ की जो एजेंसी, डूडा और सूडा को भी कहा गया
तो मैं इस जो मेरे यहाँ की एजेंसी उनका उनमें से एक कोई शायद वो ठेकेदारी पे थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लड़की काम करती थी वहाँ, अब तो वो नहीं है, डेथ हो गई उसकी। उसने मुझे फ़ोन किया कि मैम मुझे कुछ सेक्स वर्कर्स का जो थोड़ी-सी आउटडेटेड है और उम्र-दराज़ हैं, उनका डेटा दे दो और वो उनको ट्रेनिंग दी जानी है। मैंने भी कुछ शायद मैंने कहा भी उसी ऑर्डर के अगेंस्ट ये सब हो रहा होगा, मैंने वो दे दिया, 70 महिलाओं का दिया और 70 महिलाओं का वहाँ चला गया कि हमने तो करवा दिया पुनर्वास, हो गया। मैंने पूछा उससे भई कहाँ हुआ पुनर्वास? तूने मेरे से बोलिया मैं बहुत लताड़ा उसको। मैंने कहा तूने मुझसे धोखा करके वो डाटा लिया? कहाँ हुआ पुनर्वास? भेजूँ उनकी सबकी फ़ोटो वहाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि क्या हुआ? अरे दीदी मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मेरे तो ये इसको ये जाने भैया मैं तो ठेके पे हूँ, आज हूँ कल को नहीं हूँ यहाँ, मेरा क्या होगा? और वो सब जगह से सारे सॉलिसिटर जनरल्स ने सब जगह से भेज दिया कि हो गया जी हमारे यहाँ तो पुनर्वास सबका। आज तक नहीं हुआ उसमें कुछ भी 2010 से 2011 से सॉरी 11 से और आज तक नहीं हुआ उसमें कुछ भी। किसी ने उसका दोबारा कोई रिपिटिशन भी नहीं हुआ उसका, कुछ भी। तो क्या करूँ? ये हमारे ही समाज की है, हिंदुस्तान की है, कहीं और की नहीं है। मगर देखो अगर आप सब ये सोचते रहें कि भगत सिंह पैदा हो जाए मगर अतुल शर्मा के घर में पैदा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। सबको अपने घर में भगत सिंह तो पैदा करने होंगे, तभी आप इन काले अंधेरे जो पहलू हैं ना, इनसे निजात पा सकते हैं, वरना नहीं। ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब हम लोग अपनी रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये देखा कि जो भी छोटी लड़कियां आती हैं या जो बड़ी लड़कियां भी हैं बट उनके पास क्योंकि बहुत निचले स्तर के लोग आते हैं तो ये लोग ज्यादातर नशे में रहते हैं या छोटी लड़कियों को नशा दिया जाता है। तो किस किस टाइप के इन लोगों को ड्रग्स या नशे दिए जाते हैं? देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 तरह का नशा है। एक नशा तो वो कि वो तो करके आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन लड़की अगर नशा ना करे, कैसे कर पाएगी? ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि इतनी स्मेल इतना गंदा वो सब। स्मेल भी छोड़ो, जिस्म उसका कैसे बर्दाश्त करेगा? उसकी आत्मा कैसे बर्दाश्त करेगी? तो सूखा नशा होता है वो। शराब नहीं है, शराब पीती हैं रात को, जब सोना है उनको। तो वो सूखा नशा होता है जिससे सुन्न हो जाएँ वो। मतलब बहुत सी ऐसी गोलियाँ हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगी, कि वो खाती हैं ताकि उनको किसी पीड़ा का एहसास ही ना हो। कई बार ऐसा होता है ना हम सोचते हैं हमारा दर्द कम हमने एक पेन किलर खा लिया, हमारा दर्द कम हो गया। लेकिन वो दर्द नहीं होता, हमारी मांसपेशी सुन्न हो जाती है जो हमको दर्द का संदेश दे रही है, वो खत्म हो जाती है। तो ये सेम उनका है कि उनको दे दिया जाए वो ड्रग, हेवी ड्रग कि जिससे बस उनके हाथ-पैर तो चल रहे हैं, बाकी उन्हें पता नहीं सामने वाला तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता है। वो उसका विरोध नहीं कर पाती, वो उन्हें करना है। और जब नशा उतरता है, दर्द से बेहाल होती हैं, तो उसके बाद वो शराब पीती हैं। और शराब के भी ऐसे-ऐसे दुष्परिणाम हैं वहाँ के कि मतलब हर वक़्त दिखती हैं फिर वो शराब में, जब भी जाओ। पूछो उनसे, "फिर पी रखी है?" "अरे नहीं दीदी पी कहाँ रखी, रात की नहीं उतरी, रात की बदबू आ रही है।" ये एक जनरल उनका हो जाता है। और दूसरा एक ये पहलू है, वो नशा तो मैं नहीं कहूँगी उसे, लेकिन वो छोटी बच्ची की ज़्यादा डिमांड है। तो छो और डिमांड भी किस लिए है कि एक तो कस्टमर माँगता है और दूसरा इसलिए कि वो थोड़ा उसके पास समय ज़्यादा है। क्योंकि 25-30 के बाद तो ये आउटडेटेड हो जाती है। उस प्रोफ़ेशन के लिए कामयाब नहीं है। तो ऑक्सीटॉसिन उनको दिया जाता है, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को। बच्चियों को। हम लोग बेसिकली देहात से हैं, तो गाय-भैंस अगर दूध ना दे तो काम करने वाले हैं वो अक्सर इंजेक्शन लगा दिया, भई नहीं दे रही आज, इंजेक्शन लगा दो। तो हम देखते तेज़ी से वो एकदम मतलब जो दूध उसके आता है। थन मोटे हो जाते हैं और वो दूध दे देती है। चाहे वो लात उठाए, कुछ भी करे। वो सेम स्थिति है कि मैंने एक लड़की को देखा कि मासूम सी बच्ची खेलती स्कर्ट में, घूमती-फिरती मुझे अक्सर मिलती थी और फिर मैं महीनों बाद मिली, तो मुझे लगे तो ये वो लड़की है। लेकिन फिर लगे नहीं, बॉडी से तो नहीं लग रही कि ये वो लड़की है। मैंने पूछा, "भई ये कौन है?" कि "दीदी आप ना पहचान रही इसे, ये वो है।" अरे! मैंने कहा इसको क्या हो गया? अरे ऐसे ही खाती है सारा दिन, ना कहीं हिलती है, ना डुलती है और बस पड़ी रहती है इसलिए ऐसी है। फिर मैंने जब ज़ोर दे के किया, तो उसने तो नहीं बताया लेकिन उसके बराबर वाले ने बताया, "ये दीदी इसको तो ऑक्सीटोसिन दिए गए।" मैंने कहा तुम लोग ये तो बैन हो गया है। तो बोले हो जाओ, यहाँ तो खूब मिलता है, हमारे तो वही दे जाता है जो डॉक्टर आता है। वो ऑक्सीटोसिन लिखता है।
अब सोचिए कि जिसमें एक गाय और भैंसू जानवर हैं और वो मिनट भर में वो प्रवास जाते हैं, तो उस लड़की का क्या हाल हो रहा होगा? सोचिए। तो वो दर्द तो उसको हो रहा होगा ना, कि जब उसको समय से पहले वो बड़ी मतलब उसका शरीर फूल रहा है, वो जो उसके जिस्म के अंदर जा रही है वो दवा, तो स्वाभाविक है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इतना हो रहा है कि जिसे वो महसूस तो कर पा रही है, पर शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि मुझे क्या हुआ है। और वो अचानक इतनी ग्रोन अप हो जाती है कि उसको छज्जे पे खड़ा ही होना है फिर। और आज मैं सोचती हूँ तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मतलब मुझे सोच के अजीब लगता है कि मुझे बहुत छोटेपन से ये बात पता है कि शाम को अगर हमने ऐसे ही बाल-वाल बहाना शुरू कर दिया, तो हमारी अम्मा कहती थी, "बेटा शाम को नहीं बहाया करती, गंदी बात, ये खराब औरतों का काम होता है। अच्छी औरतें नहीं होती वजह शाम को नहीं बाल बहाने।" तो वहाँ तो शाम को ही होता है मेकअप। तो मुझे ये लगता था जो समझ गई कि ये कौन-सी बात हुई। मैंने उस वक़्त क्यों नहीं कहा अम्मा को कि वो क्यों ऐसी खराब औरतें होती हैं जो बाल शाम को बहाती। उन्हें तो बहाने पड़ते हैं ना, शाम को बाल उन्हें बनाने भी हैं, उन्हें मेकअप भी करना है। शाम को मेकअप भी वर्जित घरों में होता है कि नहीं शाम को मेकअप-वेकअप क्यों कर रहे हो? हाथ-पैर धो और खाना-वाना बनाने में लगो। लेकिन ये कैसा अलग दुनिया है कि जहाँ शाम को ही मेकअप हो। वो सारी जो कड़वी सच्चाई मेरे सामने जैसे मुझे पहले से नहीं मालूम था कुछ भी। जैसे-जैसे वो मेरे सामने आई ना, तो अभी आपने सवाल पूछा कि कैसे आप वापस नहीं लौट पाईं? बस उन्होंने लौटने नहीं दिया कि अभी कुछ और है, अभी कुछ और है। और आज भी लगता है कि शायद कुछ और अनछुए पहलू हैं, जो नहीं आ पाए। सोचो कि एक लड़की जिसने ऑक्सीटोसिन ले लिया हो और वो 14 साल की है और दिख रही हो 18-20 साल की। क्योंकि बड़ा कड़वा सच है जिसे मैं नहीं कहना चाहती, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सुंदर हैं आप या नहीं हैं, आपका रंग गोरा है नहीं है धड़ आप की वैल्यू है बस। बस, केवल आपके इतने जिस्म की वैल्यू है कि वही आपको झुक के दिखाना है, वही आपको सामने वाले जो कस्टमर खड़ा है उसको बुलाना है, बस इतनी आपकी तो इसलिए आपका फ़िज़ीक तो होनी ज़रूरी है आपके पास, और कुछ हो या ना हो। बहुत भद्दा और कड़वा मज़ाक है उन बच्चियों के साथ जो उस धंधे में फँस जाती हैं। फिर वो नशा भी करती हैं, उस दर्द तो को ये सहने बेचारे के लिए। नशे से तो बाहर ही नहीं आ पाते होंगे। मतलब साल के एक तरह नहीं। से 365 दिन नशे में ही हैं। बिल्कुल नशे में है और इस तरह नशे में है गुटखा, इतना सारा-सारा गुटखे खाना तरह-तरह के। मतलब समझ नहीं आता मुझे कि 1 मिनट भी मुँह खाली नहीं है। क्यों खा रहे हो इतना? तो इनको तो कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती होंगी। बहुत सारी हैं, बहुत सारी जो मेरे देखते भाई मेरे साथ बड़ी हो रही हैं वो। मैं वहाँ अगर 30 साल की गई हूँ, तो वो भी तब इतनी थी और वो धीरे-धीरे मेरे साथ ही बड़ी हो रही हैं, उम्र-दराज़ हो रही हैं। अब वो 100 बीमारियाँ उनको पड़ी हैं। मैं सोचती हूँ धन्यवाद है भगवान, इस उम्र में भी आपने हमें कोई बीमारी नहीं दे रखी। लेकिन उन्हें तो हमने ही दी है, उन्हें किसने दी है? हमारे ही तो परिवारों ने दी, हमारे ही तो बेटों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे पिताओं ने, उन्होंने तो किसी ने दिए ही नहीं। और जो बड़े तथाकथित समाज सेवी बनते हैं ना, बड़े लोग बनते हैं कि ये खराब औरतें हैं, ये नहीं करती, ये निकलना नहीं चाहती यहाँ से। मान लो आप ये प्रोफ़ेशन में हैं, मैं आपसे कहूँ कि ये छोड़ दो, तो आप क्यों कहेंगे? क्योंकि मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही और कुछ। मैं ये कहूँ कि मैं आपको और कुछ बड़ा वो दे रही हूँ, तब तो बात भी समझ में आती है, मैं तो आपको कुछ नहीं दे रही ना। और हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप ये छोड़ क्यों नहीं देती? वो कहती है कि हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। यही कहेंगी ना, आप तो नहीं कह रहे उन्हें। अब बताइए वो मर्ज़ी से, ये ऐसा कौन दुनिया की नराधम औरत है, जो इस पेशे को अपनी मर्ज़ी से करना चाहे? कोई नहीं कर सकती। इतना, किसी एक के साथ आप कर रहे हैं, एक रात किसी के साथ, चाहे पैसे के लिए बिता रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन इतना कि 10-10 आप 15 जो ये चीज़ें बता रही हैं ना, मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंस बताता हूँ, आज से 5 साल पुरानी बात है। मेरे को कहीं जाना था, अर्जेंट ही निकलना था और ट्रेन ऑलमोस्ट छूटी, तो जब लास्ट डब्बा बचा तो मैं उसपे चढ़ गया और वो जनरल डब्बा था और मुझे बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना था। उस सवा डेढ़ घंटे में जो आसपास की स्मेल आ रही थी, हुँ, उतनी इतनी दिक्कत दे रही थी मेरे को कि दिक्कत मुझे लग रहा था मैं कब निकल जाऊँ यहाँ से। इधर से टॉयलेट से, गुटखे टॉयलेट से लोगों का स्वेट है स्वेट है, और बिल्कुल, गुटखे हैं। गुटके हैं, तो हुँ, एकदम अजीब सी बहुत ही अजीब, घिनौनी, मिक्स हो मतलब गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वॉमिट कर दूँगा। वो वहाँ हर वक़्त आती है। वही चीज़ वो बस। मेरे को स्ट्राइक कर रही है कि अब आप ये बोल रही हैं कि कोई लेबर है, दिन भर का है, तो उसका हाँ, स्वेट का है, हाँ, मुँह में डाल रखा है उसका है, हाँ, और वो स्मेल के साथ वो उसके साथ मर्ज हो रहा फिजिकल है। हो रहा है, तो हाँ,
माय गॉड। सोचिए। और और वो ये मना चीज नहीं कर उनको सकते। एक दिन में एक बार नहीं 15 बार करनी है कम 15 से बार कम। करनी है, 15 बार करनी है। और ऐसे माय कहते गॉड। हैं कि ये नहीं, कुछ और पहन के आ, कुछ और बढ़िया-सा पहन के आ, ऐसा जो मुझे अच्छा लगे, ऐसा पहन के आ, वो बदलना है। मतलब बस एक ठीक है एक बात कि मुश्किल से 15-20 मिनट के बाद मालकिन आवाज़ लगा देती है, "बाहर आ जा भई।" बस, ये आप समझ लो इतना है। बाकी तो वो कितनी बार उसको कैसे कहेगा, क्या कहेगा, ये तो वो 15 मिनट उसके लिए नर्क से कम नहीं होते। और सबसे बड़ी बात ये उस नर्क को एक साथ 3-3 लड़कियाँ, 4-4 लड़कियाँ झेलती हैं, क्योंकि वो सब पर्दे की दीवार तो है। उसके साथ कोई और कुछ कर रहा है, इसके साथ कुछ और कर रहा है, उसके साथ कुछ और इन अ वे मतलब क्लोज रूम में एक छोटा सा रूम है, एक तरफ बस पर्दा डाला है, पर्दे डले, दैट्स इट। कोई दरवाजा नहीं है, कोई कुछ नहीं। गद्दा पड़ा हुआ है एक-एक, बस यही। और वहीं साइड में नाली-सी है, उसी में आप बाथरूम कर रहे हैं, उसी में आप गंदा सब कुछ भी डाल रहे हैं। आप उस जगह जा नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट, खड़े नहीं हो सकते कि जहाँ आप देखेंगे कि ढेरों कंडोम्स पड़े हैं और बस बहुत मतलब किस दुनिया में हैं पता नहीं। मुझे तो शायद वो आदत पड़ गई, लेकिन शायद नहीं थी। सच में नहीं खड़ा हो पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तो आपको जब बेसिक सा बता रहा हूँ कि एक जनरल के डब्बे में बैठ के नहीं हो मेरे पाएगा। को मतलब इतना प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उनकी मनोस्थिति समझ रहा हूँ। मतलब एक गद्दे को जहाँ लेटी हुई है वहीं एक नाली भी बह वहीं रही है, वहीं सब चीजें हो रहा है सब और चीज़ वहीं सब करना है। माय गॉड। आप सोचो कैसे? और इतने-इतने से इतनी सी जगह, इतने से जीने जिनमें चढ़ के आदमी मुश्किल से जा रहा है और सोचिए कि नीचे एक दुकान है, उस दुकान के ऊपर ही सब कुछ है। इतनी जगह, 30 गज, 35 गज बस, जिसमें वो एक छोटा-सा हॉल भी है, उसमें बैठे हैं, उसी में मतलब अति है और हद है। इसकी मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं कैसे कहूँ अ, लेकिन उससे बड़ा नर्क शायद धरती पे कहीं होगा नहीं, ये नरक से भी बदतर है। बदतर है। हम लोग तो सुनते हैं ऊपर ना कि हमने ठीक है देखा नहीं भगवान के नर्क, जाएंगे नरक में, ये होगा वो होगा, चलो तेल में कर देंगे, जो किसी मतलब नहीं देखा। फालतू बात हो रही है। बट ये तो नरक से भी बदतर है। अब सामने देख रहे हैं। यहाँ आप तेल में नहीं तले जा रहे हैं, यहाँ तो आप जीते जी मर रहे हैं, और हर दिन मर रहे हैं हर दिन, और हर मिनट मर रहे हैं, हर मिनट, जितने मिनट आप उस जगह पे जगह इन्वॉल्व पे है। इन्वॉल्व है। सोचो कि एक लड़की ऐसे बैठी है, शायद उसे नींद आ रही है, बैठी है, इतने में कस्टमर तो भाग के जाना पड़ेगा, जीने पे खड़ा होना पड़ेगा। खड़ी हो गई, अगर उसको ही चुन लिया, तो उसका एक-एक पैर इतना भारी हो रहा है कि वो चल भी नहीं पा रही जाती। ये सब चीज़ें बहुत मतलब एक उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कितना पेनफुल होता होगा, जो उनका पूरा गट एरिया है कितना पेन में रहता होगा पूरे टाइम। 7वें महीने तक उनको कस्टमर झेलने पड़ते हैं अगर वो पहली बार प्रेग्नेंट है, मतलब प्रेगनेंसी में भी कोई वो नहीं है। कोई नहीं। और ऐसे में बच्चे को कुछ हो जाए तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर कंसीव करेगी, रुकेगी तो तभी ना, हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जनरली डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं ये सब चीजें। नहीं, वहाँ कौन और कहता है? वंस इन अ ब्लू मून, चलो कोई एक कपल है, वंस इन अ ब्लू मून सॉफ्ट तरीके से कुछ है तो है, बट यहाँ तो हार्श हो रहा है सब चीजें। हार्श है सब चीज़। हार्श है, फोर्सफुल है, वॉयलेंस है। जैसे कि आपने बताया कि पिटते पिटते एक हाँ, बच्ची मर गई। मर गई। हार्श हो वो देखा जाए लेकिन एक बार नहीं है ना, 6-6, 7-7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, कोई उसकी वो नहीं है, लिमिट नहीं जितने आ रहे हैं उतने चाहिए। है। वो तो बहुत ही हाइट्स है कि भाई यहाँ पे आके एक मजदूर आके चूज कर रहा है कि मेरे को किसके साथ मैं जाना है। किसके साथ जाना है उसको, सोचिए। और हर लड़की को अपने आप को एक्सपोज़ करना पड़ रहा है। मतलब वो कितनी गिरी हुई स्थिति में है कि एक मजदूर हाँ, चूज करेगा कि वो है, वो है। जो कि एक इलिटरेट है, ढंग का बंदा गंदे नहीं दाँत शायद है। ज़िंदगी में उसने कभी ब्रश ना किया हो, मतलब पता मतलब नहीं। कितना कितना मेंटल ट्रॉमा मैं है ये। कभी-कभी ना अ, फेर लेती हूँ मुँह। क्या हूँ करेंगे, मैं चॉइस वहाँ, नहीं है आपके पास। मेरे पास चॉइस नहीं है और हट जाती हूँ कि मैं जा रही हूँ, क्या कर सकती हूँ? कैसे मतलब उस नर्क में जीने से तो अच्छा आदमी सोचता है कि मर जाए, लेकिन उनके पास मरने का भी ऑप्शन नहीं।
ज़िंदगी हर किसी को प्यारी होती है। एक उम्मीद की किरण रहती है, कि कभी तो कभी निकलेगा, यहाँ से ये चीज़ एंड होगी। एंड होगी कभी तो। और 30 साल तक तो हो ही जाएगी, तब तो हमें कोई पूछेगा नहीं। तो फिर 30 साल के बाद फिर इन लोगों का क्या होता है? वही करेंगी ना जो उनके साथ हुआ है। उसके भी कई पहलू हैं। या तो वो ट्रैफ़िकर बन जाएँगी, अपना शहर, अपना गाँव फिर से तलाशेंगी, वहाँ से लड़कियाँ ढूँढेंगी, नहीं तो वहीं रहेंगी और उनकी दलाल बन जाएँगी। कस्टमर आएगा तो ₹5 उसको भी दे के जाएगा, बस उस पे जीवन कट जाएगा और कुछ नहीं। और एट द एंड वहीं जीवन समाप्त? वहीं जीवन समाप्त है उनका। तिल-तिल करके मरती हैं, एड़ियाँ रगड़ के मरती हैं। नहीं आप तब कैसे कोई नज़रअंदाज कर सकता है? मैं नहीं कर पाई इतने सालों में, मुझे 31 साल हो गए पूरे। ऐसे अगर ऑफ़िशियली लगाऊँ तो मुझे ज़्यादा हो गए सोच के कि भई मैं 24 से कर रही हूँ, लेकिन हर दिन कुछ नया समझ में आता और मतलब ऐसे-ऐसे लोग भी आए कि जो कहते हैं कि वो एक बड़ा बाबा है, उसके मातहतों ने मेरा जीना हराम कर दिया। बहन जी एक बार उन बहनों को ले चलो, बहन जी एक बार उनके पास ले चलो। बाबा मैंने के पास ले चलो। हाँ, वो बाबा इनका मन परिवर्तन करेंगे, इनकी शादियाँ करवाएँगे। मैंने कहा बाबा यहीं आ जाए, मैं नीचे व्यवस्था करा दूँगी, दे देना प्रवचन। और बाबा खुद जेल चला गया इसी काम में। बताइए, कौन लोग? और मुझे नहीं पता ये कैसी आस्था है कि जो दूसरे के जीवन से खेल के और ऐसे लोग भी हैं। मैं बाबा राम रहीम की बात कर रही हूँ, कि जो कहते बहन जी फ्री में फ़िल्म दिखानी है, बाबा की फ़िल्म देखें। मैंने कहा भैया मोटरसाइकिल उड़ती हुई मैंने ना देखी कभी, तो मैं इन औरतों को भी ना दिखा रही, तुम ही देख लो, बस। मेरे जीना हराम कर दिया मेरे घर तक। बहन जी करवा दो एक बार बात। मैंने कहा तुम में हिम्मत ना, चले जाओ, जाओ। क्या चाहते थे उनसे? बहन जी हमने बहुत बहनों की शादी करी है। मैंने कहा मुझे भी दिखाओ एक आध की किसकी करी है? फिर मैं इनमें से तुम्हें दूँगी। एक आध की शादी कर देना फिर। तो राम रहीम क्या करेगा? वो भी आके सिर्फ़ प्रदर्शनी गया ना। लगवाएगा, उसको चुनेगा और कहाँ क्या लगवाया? तो करेगा? खुद ही जेल में पड़ा है, इसी कर्म में। कितने साल हो गए? शब्द नहीं है मेरे पास उसे डिफाइन करने के कि वो क्या जगह है। जब हम कल रिसर्च कर रहे थे तो हमने एक वर्ड सुना सेक्स टूरिज़्म। ये भी क्या रेड लाइट एरिया से जुड़ा हुआ कोई टर्म है, क्या है नहीं, ये नहीं, चीज़? बिल्कुल भी नहीं। ये एक नया चलन है और किसने जोड़ा है ये? कौन हैं वो लोग जो इस तरह की परिभाषाएँ गढ़ते हैं? ये चीज़ हमें भी तो नहीं मालूम, जब हम गूगल कर रहे थे तो हाँ, हमको वहाँ एक सेक्स चीज़ टूरिज़्म और पता देखिए चला। सेक्स टूरिज़्म का इतना घटिया पहलू मैं आपको बताती हूँ। आपकी दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, जी, है ना? जी, मेरे यहाँ से भी उसमें बच्चे आए, जी, लड़के। जी, और जब ये बात हम तक आई, जब तक उड़ते-उड़ते आई तब तक बच्चे आ चुके थे। जी। तो हमने कहा, "भई कहाँ गए तुम्हारे बच्चे?" वो कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, वो भीख माँगने वाले बच्चे थे। तो हमने कहा, "कहाँ गए बच्चे?" कहेंगे, "जी वो थोड़े दिन का काम मिला है 10-10, 15-15 दिन का और हमें 30,000 25,000 ऐसे वो दे के गए हैं। फिर हमारे बच्चे वापस आ जाएँगे।" मैं क्या काम मिला है? कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके सामान उठाने हैं। जब वो घूमने फिरने जाएँगे तो लड़के गए हैं, लड़कियाँ ना गई हैं। लड़कियाँ तो हमने भेजी भी नहीं। मैंने कहा, "माँगी थी कि नहीं?" तो लड़के भेजे वो उनका लगेज मतलब बैग-वैग उठाएँगे। ठीक है। अब देखिए क्या सेक्स टूरिज़्म था। विदेशी जाएँगे घूमने मसूरी, मनाली कहीं भी जाएँ। तो एक लड़का जाएगा साथ में जो लगेज उठाएगा। अब उससे कई खतरे कम होते हैं। एक तो ये कि आप लड़की बुलाएँगे तो आप होटल में रेड हो जाएगी। लोग क्योंकि विदेशी हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। लड़का है आप कहेंगे भई मेरा लगेज उठाने के साथ मेरे ही कमरे में सोएगा, मेरे साथ अलग से एक्स्ट्रा नहीं लूँगा, यही रहेगा। और वो इस बदहाल हालत में आए हमारे पास। जब अपने माँ-बाप के पास वापस लौटे, 3 बच्चे तो लौटे नहीं, बाकी और बच्चे लौटे कि वो करहा रहे थे। वो इस हालत में भी नहीं थे कि वो चल पाएँ। बदहाल थे, उनके शरीर पे निशान थे, मारने के, पीटने के, सेक्स करने के मतलब कौन-सी चीज़ नहीं थी जो उन बच्चों ने झेली? नहीं पता किसी को यहाँ? कोई तो होगा जो वहाँ तक पहुँचे और केवल मेरे ही शहर में पहुँचे होंगे क्या? और भी जगह गए होंगे। हज़ारों की भीड़ आई थी बाहर से, उनके साथ अगर इस तरह बच्चे गए, ये सेक्स टूरिज़्म ये तो मुझे मालूम ही नहीं था ये ये चीज़ सेक्स आज तक। टूरिज़्म है कि आप टूरिज़्म आप
टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, कैसे सेक्स मुहैया हुआ आपको? तो आप अपने साथ एक लड़का ले जाओ, ले जाओ, कि लड़की के साथ तो कोई प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी। मतलब रेड फ्लैग होगा कि भाई कोई क्या है ये। क्या है तब ये? लड़के को ले जाओ कि भाई हाँ। हमारे साथ है, एक तरह से नौकर टाइप हमने दिखा नौकर। दिया और उसके साथ हम रूम में गलत कुछ सलत भी चीजें करें। कर रहे हैं। कुछ भी करें आप। सोचिए आप। तो कहीं से तो ये बात आई होगी ना, सेक्स टूरिज्म। क्यों जोड़ा आपने? अचानक ये मतलब कैसे क्या उन बच्चों को बीती? आप अगर उन्हें देखते और उनके माँ-बाप इतने असहाय थे, क्योंकि मैंने भी उन्हें डाँटा, बदतमीजी से डाँटा कि तुमको शर्म नहीं आई? 25-30 हज़ार के लिए बच्चा दाँव पे लगा दिया। बोले जी हमको क्या पता क्या करा बच्चों के साथ। डॉक्टर्स को हमने जब दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि जिंदा हैं बस, रहने दो, मत कहो कुछ भी। अब उनकी मानसिक स्थिति क्या हो रही होगी? अब या तो 2 चीजें होंगी, या तो एक जो भी बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसके दिमाग में तो सब चीज छप सब चुकी है। चीज़ छप चुकी है। अब या तो वो इसी डर से जिंदगी भर रहेगा हाँ, कि मेरे साथ या इस फिर तरह वो से भी चीजें यही हुई, करेगा। या फिर वो उसके अंदर इतना हाँ। आक्रोश आएगा कि वो भी यही करेगा। वो भी यही करेगा। कोई बच्चा मिलेगा और ये वो एक बलात्कारी पैदा करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आक्रोश तो निकलेगा ना। आक्रोश तो मतलब एक जो भी विदेशी आया उसने सिर्फ कुछ प्लेजर के लिए किसी इंसान की जिंदगी खराब कर दी। ये कमजोर पे ताकत की आजमाइश है। कल वो बच्चा भी वही करेगा, किसी कमजोर को पाएगा। और रेप हमेशा कमजोर पे ताकत की आजमाइश है। जो कमजोर आपको दिख रहा है, आप उसमें क्या आप 3 महीने की बच्ची के साथ रेप करेंगे? इसलिए क्योंकि आपको सबसे कमजोर दिख रहा है। उसके तो जेनिटल्स भी पैदा नहीं हुए। फिर बताइए आप उसके साथ आप करें, आप 6 साल की बच्ची के साथ करें, आप 2 साल की बच्ची के साथ करें, मतलब आपको वो कमजोर दिख रहा है, उसका चिल्लाना चीखना आपको प्लेजर दे रहा है। बस यहाँ तक आपकी सोच है। मतलब एक जो अडल्ट 3 महीने की बच्ची के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसका जेनिटल डेवलप्ड ही नहीं है कि वो इतना सा भी कुछ वो कर ले। सोचिए आप कैसे ये लोग जीते हैं, जो ये सब करते हैं वो समाज में कैसे सफेद पोश होके जीते हैं। हक नहीं है ऐसे लोगों को जीने का। मैं माफी चाहता हूँ, इस पॉडकास्ट को मैं आगे नहीं लेके जा पाऊंगा क्योंकि जो चीजें बातें हुई हैं मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा घर कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं। जो जैसे बच्ची की आपने बातें बताई, लोगों की बातें बताई, उनकी वहां कैसे वो लोग रह रहे हैं, किस सिचुएशंस में रह रहे हैं, अनबेरेबल है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे दिमाग में वही घूम रहा है कि जैसे मैं ट्रेन में चढ़ा तो मेरी स्थिति क्या हो रही होगी, तो मैं तो 1% भी नहीं था जिस स्थिति में वो लोग रह रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम निकाला। और ये पॉडकास्ट जो भी हम लोग करते हैं, हमारा माध्यम सिर्फ यही रहता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों के बीच में जागरूकता आए और शायद हमारे पॉडकास्ट के थ्रू किसी एक इंसान में भी अगर बदलाव आ जाता है, उसकी मानसिकता में बदलाव आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो प्रयास है वो सफल रहेगा। जरूर। सो थैंक यू सो मच अतुल जी, आप आए, आपने टाइम निकाला। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप इतने दूर से आए, सुबह 8 बजे की निकली हुई हैं आप, ना अभी तक आपका खाना हुआ है ना कुछ हुआ, और अभी तक आप हमारे साथ लगातार आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरह का इस तरह की कोई चीज आप देख रहे हैं कि आपके सामने हो रही है, तो प्लीज आवाज उठाएं, उसको रोकें और हमको एक फोन कर दें। राइट, जैसे मुझे किसी ने भेजा है, एक रील भेज रखी है पूरा बना के, और मैंने उसे कहा कि और अच्छे तरीके से बना के। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम आपकी टीम का नंबर हम अपने पॉडकास्ट में मेंशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, नंबर दूंगी, बिल्कुल। है ना। थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू वेरी मच।